अगर मैं 98% ले आऊँ, इसकी क्या गारंटी है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा? या मैं 30% लाके, इसकी भी तो गारंटी है कि मैं एक वर्ल्ड क्लास टॉप प्लेयर बन सकता हूँ। बिल्कुल गारंटी है मेरे पास। जो बच्चा 10th क्लास में फेल हो गया था, उस 10th क्लास की किताब में पहला चैप्टर ही सचिन तेंदुलकर का डालना पड़ गया। स्कूल में तो मुझे लगता है कि राजो महाराजों वाली नौकरी है, और आपने स्कूल की नौकरी छोड़ दी। स्कूल की नौकरी छोड़ने जाता है क्योंकि सर सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है ना। मिलती है? स्कूल में इतनी ज्यादा मिलती है कि आदमी का घर बहुत अच्छे चलता है, पर सच सब कुछ और है। क्या स्कूल में बच्चों का विकास हो रहा है? बच्चे प्रेशर कुकर बने हैं। 8-8 पीरियड स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशंस पढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे 8 से 10 साल की उम्र में आज की डेट में एंजाइटी में। आप देखिए सर, 12-14 साल के बच्चे को तो कई बार साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ता है। जो भी बोर्ड है, जैसे सर अगर मैं सीबीएसई की बात करूँ या और भी कोई बोर्ड है, उनकी बुक्स स्कूल में लगनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट बुक्स दी जाती हैं, स्कूल की अपनी किताबें दी जाती हैं। ऐसा क्यों? ये सीबीएसई की जो बुक्स की कॉस्टिंग होती है बड़ी नॉर्मल होती है, 40 रुपए की कॉस्ट, 50 रुपए की कॉस्ट। लेकिन प्राइवेट वेंडर की वही बुक होती है 200 रुपए की, 500 रुपए की, 400 रुपए की। ऑब्वियसली एक स्कूल जिसकी फीस 70 रुपए है सरकारी स्कूल की, एक थोड़ा सा ऊपर आया उसकी 1000 रुपए फीस है। एक थोड़ी एमिनिटीज बढ़ गई, प्राइवेट सेक्टर में 4-5 हज़ार रुपए महीने की फीस आ गई। फिर एक आईबी इंटरनेशनल स्कूल हो गया, उसकी 25,000 हो गई। सर एक नॉर्मल आदमी पढ़ा सकता है उसके अंदर स्कूल को? जैसे कोई स्कूल में बच्चों को कहीं पिकनिक ले जाए या कोई आउटडोर एक्टिविटी ले जा रहे हैं या कहीं ले जा रहे हैं, वहाँ पर एक फॉर्म होता है जो पेरेंट्स से कंसेंट फॉर्म साइन कराया जाता है। उस कंसेंट फॉर्म में लिखा होता है कि आपके बच्चे को कल हम स्कूल से पिकनिक लेके जा रहे हैं, लेकिन इसकी जो जिम्मेवारी है वो पेरेंट की है, स्कूल की नहीं है। ऑर्गेनाइज स्कूल ने किया, लेके स्कूल जा रहा है, जा बच्चा रहा है, टीचर साथ में है, लेकिन पेरेंट की कैसे जिम्मेदारी होगी? आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अगर नहीं तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए और अच्छे से अच्छे टॉपिक पे पॉडकास्ट लाने के लिए। तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, और इस पॉडकास्ट का ऑडियो वर्जन आप हमारे स्पॉटिफाई चैनल पर सुन सकते हैं और वहां हमें फॉलो भी कर सकते हैं। सो प्लीज एंजॉय द कुछ भी शो। सर, द कुछ भी शो में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है आपको आज स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स से बात करके? काफ़ी अच्छा सर। कुछ एक्सपीरियंसेस हैं कड़वे अच्छे, सही जो भी चीज़ें होंगी करेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है। तो सर शुरू करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप पहले। मेरा नाम रजत गुप्ता है। मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मैंने मास्टर्स किया है इन फिजिकल एजुकेशन। मेरे पास स्कूल का 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, जहाँ मैंने फिजिकल एजुकेशन टीचर काम किया, स्पोर्ट्स टीचर, एज अ स्पोर्ट्स टीचर। और अगर हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, प्रोफेशनल चीज़ों की बात करें, तो मैंने एक स्पोर्ट्स खेला, दिल्ली के लिए 7-8 साल सर्व किया। किस चीज़ में खेला? मैंने क्रिकेट में दिल्ली को 7-8 साल सर्व किया। क्रिकेट में क्यों खेलते हैं? क्रिकेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है इस देश के लिए, तो सबका एक सपना ही होता है कि कुछ खेलें। तो हमें अच्छा डोमेन मिला, हमने खेला, अच्छे मेंटोर मिले, हमें अच्छा मौका मिला, हम खेलते चले गए। हमें और कोई गेम ही नहीं पता था उस टाइम, सारे लोग गली में ही खेलते थे, हमने खेला, स्टेडियम ज्वाइन किया, तो मौके मिल गए, हम खेलते चले गए। इसी में अकॉम्प्लिशमेंट है मेरे पास। हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी की कप्तानी करी, दिल्ली की कप्तानी करी। मैंने आरएलए कॉलेज से पास आउट किया। कितने साल रहे सर आप एज ए कैप्टन? मैं 3 से 4 साल कप्तानी करी दिल्ली के लिए। मैंने हर सेगमेंट में कप्तानी करी जहाँ खेला, और काफ़ी अच्छे अच्छे मेरे पार्टनर्स रहे। मेरे बैच के विराट कोहली रहा, ईशांत शर्मा रहा, शिखर रहा। आपके बैच के? ये बैच के मेरे सारे। तो शिखर के साथ मैंने कई स्कूल्स में कई मैचों में ओपन किया, विराट के साथ कई मैचेस खेले, लीग्स खेले कई साल। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आज वो सारे वो स्टार प्लेयर्स हैं। सही बता रहे हैं, मजाक कर रहे हैं? सर ये तो सब लिखा होता है सर, आप सब लोग चेक कर सकते हैं। सही बात है। सब चीज़ चेक हो जाती हैं। और कॉम्प्लिशमेंट में मैंने फिर सर्टिफिकेशन किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिप्लोमा किया योग के अंदर, और आईसीसी लेवल 1-2 किया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, सर्टिफाइड कोच बना। आज मैं एक अकेडमी रन करता हूँ जिसके अंदर हम प्रोफेशनल प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं। कहाँ पे? मैं पालम विहार में करता हूँ, जहाँ पे हम प्रोफेशनल प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं। जो गैप था, जो मुझे लगा कि हमने चीज़ें सही नहीं की, जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, तो उसके ब्याह पे मैंने अकेडमी रन करनी शुरू करी। क्रिकेट में ही ना? क्रिकेट में ही। तो फिटनेस वेलनेस कोच बना मैं। फिर मुझे लगा कि बच्चों को एक्सरसाइज में दिक्कत आई, तो फिर मैंने इसलिए योग में डिप्लोमा किया कि क्या होना चाहिए, पहले खुद सीखा। योग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही किया। उसके बाद मुझे लगा कि
कहीं ना कहीं गैप है न्यूट्रिशन डाइटिंग्स को लेके, तो मैंने अब एट प्रेजेंट न्यूट्रिशन डाइटिक्स की पढ़ाई कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मिलनी चाहिए बच्चों को वो सिंपल वे में और जल्दी से जल्दी मिल पाए। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। सर आपने स्कूल में काम किया, जो मेरी आपसे बात हुई थी, लेकिन आपने स्कूल की नौकरी छोड़ के अपनी एकेडमी खोली। स्कूल में तो मुझे लगता है कि राजो महाराजों वाली नौकरी है, और आपने स्कूल की नौकरी छोड़ दी। वहाँ तो बस ऐश ही ऐश है। हाँ सर, ऐश तो है। लगता तो सर सबको यही है कि ऐश है। स्कूल में जाना है, 7 बजे पहुँचना है, 2 बजे छुट्टी हो जाती है। कोई स्कूल की नौकरी छोड़ना ही नहीं चाहता। स्कूल की नौकरी छोड़ना चाहता है क्योंकि सर सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है ना। मिलती है स्कूल में इतनी ज़्यादा मिलती है कि आदमी का घर बहुत अच्छे से चलता है, तो उसे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं दिखाई देती, इसलिए स्कूल की नौकरी बड़ी अच्छी है। पर सच सर कुछ और है। जैसे कि सर आपको ग्रेड की सैलरी नहीं मिलती। ग्रेड यानी कि अगर आप एक सिंपल ग्रेड में हो, मैं अगर मास्टर्स कर रहा हूँ तो मेरा स्कूल के अंदर नॉर्म्स बनता है पीजीटी ग्रेड का। लेकिन अगर मैं एज ए फ्रेशर जाता हूँ तो मुझे सैलरी 20-25 हज़ार से ऊपर ऑफर ही नहीं करते, 40 हज़ार से ऑफर ही नहीं करेंगे ऊपर। तो एक नॉर्मल टर्म्स के अंदर एक 40,000 रुपीज़ के अंदर एक घर नहीं चल सकता। लेकिन सीबीएसई में तो लिखा होगा कि इतनी सैलरी ऑफर करनी है। सर सीबीएसई में तो बहुत सारे नॉर्म्स लिखे होते हैं। सीबीएसई में तो रिक्रूटमेंट के भी तरीके अलग अलग हैं, पर रिक्रूटमेंट क्या आपके टैलेंट के बेस पे थोड़ी ना हो जाता है। आपको लगता है कि सर स्कूलों में नौकरियां टैलेंट पे मिल जाती हैं? और क्या, ऑब्वियसली। हाँ, टैलेंट पे कैसे आपको लगता है कि कुछ टैलेंट के बारे में आपने कभी सर अप्लाई करके देखा है? अगर आप एक बार अप्लाई करें तो आपको भी पता लगेगा कि स्कूल में नौकरियाँ किस तरह से मिलती है। सर कई कारण हैं स्कूल में नौकरी करने के या छोड़ने के। जिसको सेफर साइड जाना है, जिसको कोई पोटेंशियल ग्रोथ ही नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, वो स्कूल में काम कर सकता है। जिनको लगता है कि हम अपने 10 साल निकालने हैं, 20 साल निकालने हैं, इनको रिटायरमेंट तक जाना है, एक सरकारी नौकरी करनी है, तो वो स्कूल में काम करता रहे। और जिनको लगता है पर्सनल ग्रोथ चाहिए लाइफ में, उसको स्कूल में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 40-50 हज़ार रुपये तो एक रिक्शे वाला भी कमाता है। कैसे कमाता है जी? 2,000 रुपये महीना तो रिक्शे, 2,000 दिन का रिक्शे वाला भी कमाता है। सुबह चलाता है 3 घंटे, शाम को चलाता है। तो मतलब आप स्कूल वाले एक टीचर को रिक्शे वाले से कंपेयर कर रहे हैं? सर मैं तो इससे नीचे कंपेयर नहीं कर रहा, ये सोचो आप। ये तो नई बात पता चली है सर। बिल्कुल सर, एक रेड लाइट पे बैठा हुआ भिखारी भी बैठता है तो सर शाम को 500 रुपये ले आता है। आप सोच के देखिए। और उसको पढ़ना नहीं है सर, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए उसके लिए। क्या करना है सर उसने? एक आरटी तो है उसके पास भी। टीचर पढ़ता है, अपनी एजुकेशन में पैसे खर्च करता है, सब कुछ करता है, बीपीएड करता है, मास्टर्स करता है, इंटर्नशिप करता है, क्या क्या प्रोग्राम नहीं करता है, सब जो करता है, लेकिन फिर वही नौकरी के दलाल पड़े होते हैं उसे। आपको क्या लगता है इतना आसान नहीं है सर नौकरी मिलना? 50 लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं, उसमें से स्कूल के अंदर एक बड़ा अलग चक्कर चल गया, एक चलन चल गया है कि थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए नौकरी मिलने के लिए। सारे लोगों को इंग्लिश बोलने भी नहीं आती। जिसको नौकरी चाहिए वो इंग्लिश बोले, हिंदी का कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, और जबकि हमारी बेसिक लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, मातृभाषा है। तो आपको क्या लगेगा कि कैसे नौकरी मिलेगी? नौकरी सर इतना आसान नहीं है मिलना। लेकिन आपने अभी भी मुझे मेन कारण नहीं बताया अपनी नौकरी छोड़ने का। सर ये आप बात घुमा गए सारी। मैं बता सकता हूँ सर, नौकरी छोड़ने का कारण भी बता सकता हूँ, लेकिन बस यही चीज़ सोचता हूँ कि क्या इम्पैक्ट आएगा इसका। लेकिन मुझे लगता है कि बताना चाहिए जिसकी वजह से स्कूल्स को पता लगे कि, या मैनेजमेंट्स को पता लगे, शायद कई चीज़ों में मैनेजमेंट तक बात ही नहीं जाती। टीचर्स को निकाल दिया जाता है, उनको पता नहीं लगता क्यों निकला, और उनको कुछ और कारण बता दिए जाते हैं। किसी की कंप्लेंट बता दी जाती है, किसी का मिस करेक्टर बता दिया जाता है, एसिग्नेशन कर दिया जाता है, उसको नौकरी पे किसी न किसी तरीके से निकाल दिया जाता है। सर कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई। ठीक बात। जबकि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था कि किसी की नौकरी न जाए, उसको कुछ ना कुछ उसको सैलरीज मिले जिससे उनका घर चले, क्योंकि इतना बड़ा 50% के आसपास तो था ही, शायद 50% के आसपास आ जाए, लेकिन वो उनके आ जाए कंपनी में काम करते हैं। जो उस टाइम भी ऑपरेशनल लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे कोविड में हर चीज हुई, पढ़ाई बंद नहीं हुई, लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई करी, तो टीचर्स ने अपना काम किया, लेकिन उनकी सैलरीज कट गई। एक ये था कि स्कूल के अंदर सैलरीज ऐसे नहीं कटी, जो जनरल एकेडमिक टीचर्स थे उनकी सैलरीज नहीं कटी, लेकिन स्पोर्ट्स टीचर को कट गई, क्योंकि उनको नॉन टीचिंग स्टाफ बता दिया गया उस टाइम। स्पोर्ट्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है सर। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में जो स्कूल जो अपने करिकुलम में लिखता है कि हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल्स लिखती है अपने स्कूल में कि आर वर्किंग ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, बट नो, ये कोई सच नहीं है सर। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है को करिकुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ाना। ठीक बात। करिकुलम तो सीबीएसई से ऑलरेडी डिज़ाइन होता है सर, वो तो आपको सिर्फ प्रोग्रेस करनी है उसकी, आपको लेके जाना है, उसे पढ़ाना है। लेकिन को करिकुलर सर एक
जान लगती है उसको कराने के लिए। कोच को अपना इम्प्लीमेंट करने पड़ती है चीज़ों को, करना है ना। धूप में खड़ा होना पड़ता है पूरे दिन, वो सुबह से लेकर शाम तक धूप में खड़ा होता है, सिंगल पैर, उसको कुर्सी तक नहीं दी जाती बैठने के लिए, इवन उसको लंच करने तक का टाइम नहीं दिया जाता स्कूल के अंदर। लंच में ड्यूटीज लगती हैं उसकी, लंच ब्रेकफास्ट में स्पोर्ट्समैन टीचर्स ड्यूटी कर रहे होते हैं, बच्चे लंच करते हैं, उनके सामने टिफिन खोल के खाते हैं और टीचर्स वहाँ खड़े रहते हैं, उनको लंच के टाइम में। लंच कैसे करते हैं वो? भाग के, खाते हुए, चलते हुए। पानी बच्चों से मंगा के पीते हैं, यार पानी पिला दे थोड़ा सा। तो ऐसे कैसे चलेगा? तो ऐसे तो आप अपनी हेल्थ को लेकर झेल रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ से तो आप सफ़र करोगे ही। तो आपने इन्हीं बातों से परेशान होके या इन्हीं बातों से दिक्कत परेशान सर, परेशानियाँ हेल्थ भी आदमी एडजस्ट कर सकता है, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर बैठता है सैलरीज, जो आपकी पॉजिटिविटी या अप्रिसिएशन को देखता है। आप सोचते हैं, समझते हैं, क्योंकि आपको बेसिक नीड की बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अपने भी परिवार है, बच्चे हैं। तो अगर हम दूसरे के बच्चे के लिए अपनी जान लगा रहे हैं तो हमें अपने बच्चे की प्रायोरिटी सोचनी चाहिए, अपने घर परिवार के बारे में सोचना चाहिए। तो वो इतना आसान नहीं होता। जब हमारी सैलरीज थी सर, पहली बात तो सैलरीज नहीं होती। एक टीचर की 30,000 रुपये 35,000 रुपये सैलरी, उसमें से आपने 40-50% काट दी, उसको मिला के 17-18 हज़ार रुपये। स्कूल दोबारा ऑपरेशनल भी हो गया, उसकी सैलरीज ही कट रही है। 6 महीने तक मैनेजमेंट डिसीजन नहीं ले पा रही कि उसको सैलरीज देनी है। ये स्पोर्ट्स वालों की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिकल एक्टिविटीज करा रहे हैं, जिनको नॉन टीचिंग स्टाफ कहा जाता है। सर आप नॉन टीचिंग कैसे हो गए सर? उनकी नजर में ये नॉन टीचिंग स्टाफ ही है, इसको लेबर। स्कूल की नजर में कैसे हो गए सर? ये नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो आप पढ़ाते थोड़ी ना हो, आप तो खिलाते हो। तो उनको गेम टीचिंग मेथड में दिखाई नहीं देता, उनको गेम टीचिंग मेथड में कहाँ दिखाई देता सर? मैं आपको कहता हूं जनरल वे में आप सुबह उठिए, भागिए, एक काम करिए, भागे ऐसे नहीं भागिए, आप वॉक कीजिए, हॉप कीजिए, लैप्स कीजिए और भागिए, तेज भागिए, तो ये टीचिंग ही तो है। आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं, क्या स्कूल में बच्चों का विकास हो रहा है? सर स्कूल में आप बोल रहे हो कि जो स्टाफ है, उस जो स्पोर्ट्स का स्टाफ है या एक्स्ट्रा करिकुलर का स्टाफ है, उसको नॉन टीचिंग स्टाफ कहा जाता है, तो फिर बच्चों का विकास कैसे होगा? स्कूल का ध्यान कैसे है बच्चों के विकास में? सर स्कूल में देखो, विकास सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सब टीचर्स की पहली प्रायोरिटी स्कूल में बच्चों का विकास ही है, इसमें कोई शक नहीं है। हर स्कूल चाहता है बच्चों में ग्रोथ आए, लेकिन सिर्फ वो ग्रोथ सिर्फ एकेडमिक लेवल पे नहीं होती, ओवरऑल होती है, ओवरऑल ग्रोथ होती है। ठीक बात है। एकेडमिक का सर बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि एक लाइन लगी हुई है अपने नंबर्स को प्रमोट करने की, एक प्रेशर है, बच्चे प्रेशर कुकर बने हुए हैं। 8-8 पीरियड स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन्स पढ़ते हैं, रात भर ट्यूशन पढ़ते हैं, फिर होमवर्क इतना मिलता है, होमवर्क करते हैं, उनको को करिकुलर का टाइम ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे 8 से 10 साल की उम्र में आज की डेट में एंजाइटी में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में। आप देखिए सर, 12-14 साल के बच्चे को तो कई बार साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ता है। क्यों? एंजाइटी है, बात ही नहीं करता, अकेला रहता है, मोबाइल से लगा रहता है, माँ बाप से कम्युनिकेशन ही नहीं है, टीचर से बात ही नहीं कर पाता, डरा हुआ रहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में जो को करिकुलर एक्टिविटी है, यही चीज़ को ऊपर लेके जाती है। जब आपकी मेंटल ग्रोथ होती है, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और जो एनवायरमेंटल चीज़ आप सीखते हो, वो सिर्फ आप स्पोर्ट्स से सीखते हो। अच्छी लीडरशिप क्वालिटी स्पोर्ट्स से सीख सकते हो। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि सारे जो स्कूल हैं या जिस स्कूल से आपने जिसमें जॉब करी थी पुरानी, वहाँ पर पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है? जी, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान, सिर्फ नंबर के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ नंबर के पीछे भाग रहे हैं, और कुछ सिर्फ नंबर की 95 लाने, 96 लाने, 97 लाने, 98 लाने हैं, लेकिन बच्चे का पूरा डेवलपमेंट नहीं हो रहा। वो एक इशू है, वो इशू उस पर स्कूल ध्यान नहीं दे रहा। स्कूल ध्यान देगा पर टाइम नहीं देगा। देखो, स्कूल कभी ये नहीं कहेगा कि आप स्पोर्ट्स मत खिलाओ, पर स्कूल ये भी नहीं कहेगा कि आपको हम पूरा टाइम देंगे। स्कूल क्या चाहता है हमसे कि स्पोर्ट्स खिलाओ, दिखाने के लिए खिलाओ ना आप उसे कि आपके पीरियड हो रहे हैं। लेकिन एक बार बताइए, 30 मिनट स्कूल अपने टीचर को ये कहता है? टीचर को नहीं कहता, स्कूल ये सोचता है। टीचर को तो वो कह नहीं सकता ना कुछ, टीचर को वो अपनी बात क्यों बताएगा, लेकिन टीचर को टाइम ही नहीं देगा। वो कहता है कि स्कूल के अंदर, आपको मैं चलिए एक बात बताता हूँ, ओलंपिक्स होते थे, ओलंपिक्स का एक एजेंडा होता था। क्या होता था कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन होता था। ओलंपिक्स का एजेंडा कोई रैंकिंग के लिए नहीं होता था, वो होता था कि बहुत सारे लोग आके पार्टिसिपेट कर सकें गेम्स के अंदर, नंबर ऑफ गेम्स पार्टिसिपेट कर सकें, है ना, वही होता था। लेकिन आज क्या हो गया, ओलंपिक्स में भी गोल्ड की वो लग गई कि भाई जापान के इतने गोल्ड है, अमेरिका के इतने गोल्ड है, इंडिया 5 पे क्यों रह गया। आप देखिए, इंडिया 4-5 पे रहता है ओलंपिक्स में। बाहर के लोग, जापानीज लोग, चाइनीज लोग 5 साल से 6 साल से के बच्चे को उठा लेते हैं,
क्योंकि उसको पता होता है ओलंपिक के लिए तैयार करना है। हमारे देश में नहीं उठाते। हमारे देश में जब तक वो पहुंचता है बहुत लंबा टाइम हो चुका होता है, क्योंकि वहां पे ग्रेडिंग सिस्टम है। ऐसे स्कूल में भी है। स्कूल वाले जो होते हैं, जो स्कूल के होते हैं, मैं देखो थोड़ी थोड़ी चीजें बोलूंगा, हो सकता है बुरी भी लगे, कड़वी भी हैं, इसीलिए तो बुलवाया हाँ आपको सर, आज। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ें ठीक हों। मेरा जो इंटेंशन रहेगा वो ये रहेगा कि जहाँ तक हमारी बात जा रही है वो जाए और वो ठीक हो, क्योंकि इस चीज़ की वजह से किसी को नुकसान ना होना हो, हमारी नई जनरेशन को नुकसान हो रहा है, हमारे जो फ्यूचर वो ख़राब होता जा रहा है। सर आपकी बात से हो सकता है कि जो अच्छे हैं वो और अच्छे हो जाएं, जो खराब हैं वो अच्छे हो वो अच्छे हो जाएं, जी, है ना। और जो बहुत खराब है वो छोड़ के चले जाएं यहाँ से। मैं उन टीचर्स को भी बोलता हूँ, जो आप सीरियसली अपने काम से चीटिंग करना चाह रहे हो, प्लीज़ आप इसको फील्ड को छोड़ दीजिए और कुछ और कीजिए। बच्चों का भविष्य बर्बाद मत कीजिए। अगर आप अपने गेम से चीटिंग या अपनी प्रोफेशनल से चीटिंग कर रहे हैं, या आप प्रिंसिपल को बोलने लायक बनिए। सर वही टीचर, मैं मानता हूँ कि वही टीचर प्रिंसिपल से नहीं बोलेगा जिसको काम नहीं आता होगा। जिसको काम की नॉलेज होगी, जो काम के बारे में जानता होगा, वो क्यों डरेगा किसी से? सही बात। वो तो अपने डोमेन के लिए फाइट करेगा। मैं एक स्पोर्ट्स सिखाता हूँ, मैं क्रिकेट सिखाता हूँ, मुझे कल को बोले कि भाई एक काम करो, आप ना एनुअल डे आ रहा है, चौक से मार्किंग करो पूरे ग्राउंड की। मैं चौक से मार्किंग करता रहूँगा 3 दिन तक। आप बताओ, मुझे ग्राउंड बनाना ही नहीं आता। ये मेरा पार्ट नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। ऐसा होता है? बिल्कुल होगा। हम 6-6 घंटे चौक से मार्किंग करते रहते थे ग्राउंड के अंदर, हमें स्टाफ नहीं मिलता था मदद के लिए। आप सोचिए, चूने से भरे हुए हाथ से। सपोर्ट स्टाफ का काम है। स्पोर्ट्स स्टाफ का ही काम है ये। हमारा काम है सिर्फ उनको स्कूल में तो बताना। इतना सपोर्ट स्टाफ होता है? सर सब कुछ है स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर सब कुछ है। स्कूल के अंदर कॉफी मशीन भी है। क्या अलाउड है टीचर्स पी लें? सब कुछ है। ये तो नई स्कूल के बातें अंदर तो पता चल कैंटीन रही भी है। क्या स्कूल में टीचर्स को मिलता है कि आप एक ब्रेकफास्ट मील स्कूल की तरफ से ले लें? क्या उनका हक नहीं है? आप बताइए। टीचर से किस बात का प्रॉफिट है? टीचर्स अपना दिल भी तो दे रहा है स्कूल को, काम भी तो कर रहा है। सर हर साल, मतलब अब मुझे नहीं पता कितने % है, बट मैं तो ये देख ही रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी बेटी है, वो भी स्कूल जाती है। अब साल है या 2 साल है, मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, फीस इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। कभी डेवलपमेंट के नाम पे बढ़ रही है, कभी स्पोर्ट्स के नाम पे बढ़ रही है, कभी CVT के नाम पे बढ़ रही है, कभी ICT के नाम पे बढ़ रही है। और आई थिंक बहुत सारा हल्ला भी लोगों ने इस चक्कर में मचाया है। अभी आई थिंक एक कोई वीडियो भी आया था कि फ़ीस के चक्कर में कुछ बच्चों को एंट्री नहीं दी गई स्कूल में थोड़ा दिन पहले। तो जब इतनी फ़ीस बढ़ रही है और बच्चे इतनी फ़ीस दे रहे हैं उनके पेरेंट्स, तो फिर जो स्कूल में ये जो आप स्टाफ बता रहे हैं कि चूना लगाना पड़ रहा है या ये सब चीज़ें, ये तो कहीं मायने ही नहीं रखती। सर आपकी बात सही है, लेकिन सर इसी को कहते हैं कि प्रॉफिट जनरेटिंग। आप हर चीज़ से हर जगह से कमाना चाहते हैं। बुक्स से भी क्या सर? सब चीज़ों से। तो बुक्स तो आई थिंक अगर हम बात करें तो आई थिंक जो भी बोर्ड है, जैसे अगर मैं CBSE की बात करूँ या और भी कोई बोर्ड है, उनकी बुक्स स्कूल में लगनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट बुक्स दी जाती हैं, स्कूल की अपनी किताबें दी जाती हैं। ऐसा क्यों? और फीस, और वो फीस से अलग है, फीस का पार्ट नहीं है वो, क्योंकि मैं दे रहा हूं हर साल, मैंने दिया है। क्यों? सर मैं वही आपको बता रहा हूँ कि हर जगह एक प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है। CBSE नहीं कहती आपको कि बाहर के वेंडर्स को इंट्रोड्यूस करो। कहती है? CBSE नहीं कहती कि आप बाहर के वेंडर को इंट्रोड्यूस करो, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि आप बाहर के वेंडर को इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि अगर उसके कंटेंट सेम है। अगर उसके हम CBSE से मिलते हुए कंटेंट हैं, बस उसके अंदर कोई भी उसका सेकुलरिज्म की बात है, जैसे उसके कोई जातिवाद का उसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि उसकी मानसिकता को ठेस पहुंचे या किसी चीज़ को, आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है, CBSE की जो बुक्स की कॉस्टिंग होती है बड़ी नॉर्मल होती है। 40 रुपए की कॉस्ट, 50 रुपए की कॉस्ट, लेकिन प्राइवेट वेंडर की वही बुक होती है 200 रुपए की, 500 रुपए की, 400 रुपए की। ऑब्वियसली। और जब आपने देखा होगा, जब आपकी बेटी है, आप स्कूल जब बुक्स लेने जाते हो तो आपको वेंडर्स की बुक्स तो अवेलेबल होती है, पर NCERT की अवेलेबल नहीं होती। हाँ। वो कहते हैं जी है नहीं, ये तो जून में आएंगी, हाँ जी, आपको ये लेनी है तो ले लो, लेकिन NCERT में भी है। लेकिन आप वो क्या करते हैं, दिखाने के लिए 4 बुक्स NCERT के डालते हैं, बाकी 10 बुक डालते हैं प्रोफेशनल अपनी। ऐसा क्यों? लेकिन देखिए, बहुत डीप तो मैं ज़्यादा नहीं जान पाता इस बारे में, जानता हूँ इतना, लेकिन जितना मेरे समझ में आता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कि इसमें भी एक प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है, कि वेंडर की भी ऑप्शंस होती हैं स्कूल के अंदर कि कौन वेंडर इस साल आएगा, कौन वेंडर इस साल आएगा। 4 वेंडर्स ने अपनी कोटेशन भर दी
कि सर हम तो आपको 20% देंगे, हम आपको 50% स्कूल को देंगे। बिल्कुल स्कूल को देंगे, मुझे तो ना देंगे, वो स्कूल को देंगे ना। इसमें स्कूल मैनेजमेंट सीधी सीधी इन्वॉल्वमेंट तो ना दिखाएगी, उनके भी एडमिन डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो बात करेंगे। अगर स्कूल मैनेजमेंट को नहीं मिल रहा तो फाइनेंशियल वाले खा रहे होंगे, उनको नहीं मिल रहा तो अकाउंट वाले खा रहे होंगे, पैसा तो कोई ना कोई खा रहा है। अभी मैनेजमेंट तक बात जा रही नहीं जा रही, और अब जाएगी नहीं जाएगी मुझे पता नहीं, मतलब कोई ना कोई तो पैसा खा रहा है, में धंधा चल रहा है, कोई ना कोई तो पैसा खा रहा है। अगर 500 रुपए की बुक में अगर आपको मोटा मोटा 30% आप प्रॉफिट मान रहे हो, तो 500 रुपए में 150 रुपए एक बुक पे गई। आप 4000 बच्चों की कॉस्टिंग एक बुक से निकाल के देखिए, जबकि वो 10 से 12 बुक खरीदेगा। उसके बाद स्टेशनरी कंपलसरी होती है। स्टेशनरी की क्या जरूरत है? स्टेशनरी इज वेरी कंपलसरी। 1000 रुपए की स्टेशनरी बाहर से जाओ, अब 200 रुपए मिल जाएगी। मैं आपको रास्ता बताता हूँ, चावड़ी पे जाओ, अपना नई दिल्ली जाओ, नई सड़क जाओ, खरीद लो स्टेशनरी। क्यों कंपलसरी है वो ना इंस्टाग्राम या फेसबुक पे ना कई बार पोस्ट देखी है मैंने कि थोड़े दिनों में स्कूल में बाल काटने वाला भी उनका होगा, नाखून काटने वाला भी उनका होगा। बिल्कुल होगा जी, क्योंकि वो इतना टाइम नहीं देंगे बच्चे को कि वो बाहर जाके नाई की दुकान में बैठ सके। जो बाल 20 रुपए के कट रहे हैं वो कल 500 रुपए कटेंगे। उसमें स्टाइल होगा ना सर, कि 8th क्लास तक के बॉब कट कटेंगे, 12th क्लास तक के लिए लंबे बाल होने चाहिए, तो उनके भी डिफाइन हो जाएंगे स्टैंडर्ड्स, तो उसी के हिसाब से उनके पैसे मार्जिन होंगे। हर चीज का सर एक प्राइस है। आप सर देखिए, लेकिन आपने अभी भी नहीं बताया फीस क्यों बढ़ रही है। सर फीस जो बढ़ रही है ना सर, फीस देखो बढ़ेगी, इन्फ्लेशन रेट के लिए भी बढ़ेगी, दिन पे दिन चीजें महंगी भी हो रही हैं। हर साल स्कूल में एसी लग रहे हैं क्या, या एक ही एसी है जो 10 साल चल रहा है? सर एसी रिपेयर भी होंगे, खराब भी होंगे, रेनोवेट भी होंगे, इसी नाम पे तो पैसे लिए जाएंगे सर। मुझे तो पता नहीं सर, मैं हर साल अपने घर में एसी चेंज करता हूँ नहीं करता, मेरे घर में 10 साल से लगा हुआ है एसी। बस मुझे ये पता है कि गैस का खर्चा है उसका, तो सर वो खर्चे आएंगे। हो सकता है टीचर को इंक्रीमेंट शायद 50% की देते हो स्कूल वाले, हो सकता है ना सर, क्योंकि टीचर्स का मैं तो देखा नहीं किसी बेचारे टीचर का BMW हो, मैं तो देख नहीं पाया। मुझे तो लगता है बस से ही आते हैं वो, स्कूल बस से आते हैं, स्कूल बस से चले जाते हैं। मैं जहां तक देख पाया हूँ टीचर्स को, बहुत रेयर ऑफ रेयर्स मैंने टीचर्स देखे हैं जो बेचारे पर्सनल अपनी गाड़ियों से आते हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी में शायद वो गाड़ी भी नहीं खरीद पाते, क्योंकि सैलरी नहीं है, उनके अप्रिशिएशन नहीं है, उनको रिवार्ड्स नहीं है। आप मुझे बताइए ना, एक स्कूल में एक टीचर ने 25 साल दिए, उसकी हाईएस्ट सैलरी 80,000, 85,000, 90,000 रुपये। सर 25,000 रुपये आप एक दुकान लगा लीजिए रास्ते में, आपकी अप्रिशिएशन देख लीजिएगा 25 साल बाद क्या है। तो टीचर्स की क्या वैल्यूएशन सर? टीचर तो इतना डरा हुआ है कि किसको बोल दे और क्या बोल दे, बेचारा प्रिंसिपल को नहीं बोल सकता, पेरेंट को नहीं बोल सकता। नौकरी किए जा रहा है, नौकरी किए जा भाई, स्कूल में आ, नौकरी किए जा, टिफिन तुझे मिलेगा नहीं, खाना तुझे हम देंगे नहीं, कपड़े तुझे पहनने लायक छोड़ेंगे नहीं। इवन आपको मैं एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट बताता हूँ। एक स्कूल में मैं काम करता था, मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत अच्छा रेप्यूटेड स्कूल है। एक टीचर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा था, उसके बारे में कुछ कंप्लेंट्स हुई, उस कंप्लेंट का कोई अस्तित्व नहीं था, कंप्लेंट बना दी गई, क्योंकि कुछ बहुत ना लोगों के ना बड़े चमचे होते हैं स्कूल के अंदर, बहुत सीधी भाषा में बोलूँ चमचे, उनको मैं टीचर नहीं बोल सकता, और टीचर के नाम पे चमचे जैसे होता है ना जी, आप मोहल्ले के अंदर पुलिस वाले काम नहीं करते, मुखबर काम करते हैं, आपने सुना है ना सर, मुखबरी होती है कि इस घर में ये रह रहा है, इस घर में ये हो रहा है, फिर पुलिस आती है सीधा पकड़ लेती है। पुलिस के कोई सोर्स छोड़ना है, पुलिस के सोर्स तो वही है, तो ऐसी मैनेजमेंट के भी सोर्स हैं, मैनेजमेंट के भी सोर्स है। वो चमचे क्या करते हैं, वो उन्हीं ग्रुप में बैठे रहते हैं, हर डिपार्टमेंट में बैठे हैं, इंफॉर्मेशन निकालते रहते हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ वो ना जानबूझ के पोक करेंगे, यार प्रिंसिपल ने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उससे चाहेंगे वो बुरा बोल दे, वो बुरा बोल दे, और ये भी नहीं पता होता वो रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्ड ही सुना देते हैं प्रिंसिपल को जाके। रिकॉर्डिंग तो अलाउड नहीं सर, प्राइवेसी है ना उसकी, लेकिन वो उसको पता ही नहीं ना, वो चली गई। यही तो सर काम है, और उन्हीं की वजह से उनकी इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा है, उन चमचों की इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा है, सेफ है उनकी जॉब। वो स्कूल में टीचर ही हैं, वो टीचर है, आप सोचिए, वो तो टीचर मतलब मैनेजमेंट ने और प्रिंसिपल ने अपने बंदे भी रिक्रूट करवाए हुए हैं। सर ये प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के रिक्रूटमेंट वाले बच्चे नहीं है, वो टीचर प्रिंसिपल मैनेजमेंट का रिक्रूटमेंट टीचर नहीं है, लेकिन उन्हें अपना प्रोफाइल ऐसा बना दिया कि वो इतनी चमचागिरी में व्यस्त हो गए हैं कि अब टीचर और प्रिंसिपल्स को ये लगने लग गया है कि ये अब हमारे लिए काम करेंगे। ये उन्होंने सिलेक्ट किए थे, मेरे फेथ का बंदा है। हाँ, ये प्रिंसिपल नहीं लाया था कि तू भाई मेरे पास आके कंप्लेंट नहीं देगा इसकी, लेकिन उन्होंने इतनी जी हुजूरी कर ली कि प्रिंसिपल को लगने लगा चल यार ठीक है,
कुछ चीजें बता तो रहा है अंदर चल क्या रहा है। सही बात। एक्चुअली जब ये अपनी आपस की इज्जत नहीं कर रहे, अपनी म्यूचुअल इनकी रिस्पेक्ट नहीं एक दूसरे की, तो मैं तो डिवाइड एंड रूल का काम कर ही सकती हूँ ना, कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, जो भी बन है एट दैट। भाई वो डिवाइड एंड रूल का तो गेम चल रहा है भाई। 4 टीचर को भिड़वाते रहो, एक दूसरे की चीजें करवाते रहो, उनके पास मौका है, जब मर्जी मेमो देंगे, जब मर्जी निकालेंगे, नया टीचर ले आएंगे। फिर लोग कहते हैं नया टीचर रख दिया जी, आपने महंगे सैलरी पे ले आए। प्रिंसिपल यहाँ तक कह देती है किसी टीचर को ह्यूमिलेट करने के लिए कि जी आप अच्छा काम नहीं कर रहे, आपसे तो महंगा टीचर लेके आऊंगी मैं। मुंह पे कह रही है सर, आप सोच के देखिए। महंगा टीचर, महंगा टीचर सर, ये आप सोच के देखिए कि क्या क्वालिफाइड या महंगा। महंगा सर, क्वालिफिकेशन पैसे से बात कर रहे हैं, पैसे से बात कर रही है वो, क्वालिफाइड की बात नहीं कर रही वो। आप, मैं सर यही टर्म आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो ये नहीं कह रही कि आपसे अच्छा क्वालिफाइड टीचर लाना पड़ेगा, क्योंकि आप लगता है मुझे इस मैनेजमेंट के लिए नहीं है, आप स्कूल के लिए नहीं है, आपको काम करने का तजुर्बा नहीं है, आप पहले काम सीखिए। लेकिन वही क्या कह रही है, आप महंगा टीचर लाएंगे। कितना महंगा सर, आप 20,000 रुपये उनको देते हो, 25,000 रुपये महंगा। आप 25,000 रुपये को महंगा बोलते हो। 25,000 रुपये क्या होते हैं सर, बेटी को घुमाने ले जाते हो तो 20,000 रुपये खर्च हो जाते हैं एक दिन के। तो पैसे से तो सर बहुत ऊपर वाला गेम है। एक चीज़ और बताइए मुझे, आपने कहा कि बुक्स जो दी जा रही हैं वो प्राइवेट वेंडर है और उनका ऑक्शन होता है, ये ओलंपियाड और अलग से एग्ज़ामों का क्या प्रेशर है बच्चों को सर कि ओलंपियाड देने हैं, उसकी अलग से पढ़ाई करनी है, इतनी फीस है बच्चे की, स्कूल की भी बेचारा पढ़ाई कर रहा है, होमवर्क कर रहा है सुबह से शाम तक। कई स्कूलों में तो मैंने ये भी सुना है 8 बजे जाता है, 5 बजे बच्चा आता है। पता नहीं मैं कितना सही हूँ, मुझे नहीं पता, मैं गलत भी हो सकता हूँ। नहीं सर, आप सोचिए 8 बजे जाके 5 बजे सर ओलंपियाड भी कर रहा है और भी पता नहीं क्या 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 पढ़ रहा है। चौक नहीं हो जाता यहाँ पे सब? सर मैं वही जानना चाहता हूँ, माँ बाप परेशान है, ट्यूशन भी लगवा रखी है, छोड़ने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं। तो सर आप मुझे इसमें एक बताइए कि इसमें आपको क्या लगता है, स्कूल की गलतियां या माता पिता की? माता ने पिता ने कुछ ऐसी चीजें रखी। सर मैं तो ये कहूँगा माता पिता की इसलिए नहीं है क्योंकि उस चीज़ को दिखाया उस हिसाब से जाता है कि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। हाँ सर, मैं वही पूछ रहा हूँ ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, किसी को मेरा हर्ट करने का मन नहीं है, आप किसी को इतनी सी बात बोल दो कि आपने ये नहीं किया तो प्रॉब्लम है, अब वो बंदे के दिमाग में बैठ गया। जनरली कुछ लोग ऐसे करते हैं, बंदे के दिमाग में बैठ गया आपने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का नाम है, मैं किसी प्रोफेशन का नाम लेके नहीं गया, तो बंदा उसके बारे में सोचता रहेगा कि या तो मैं करूं, अगर नहीं किया तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या यही चीज है क्या? नहीं सर, इसमें कुछ चीज़ सही है कि ऐसा इंटरप्रेट किया जाता है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। सर ये वही ना, जादू टोना टोटका करते हैं लोग। आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं, आपने पढ़े भी होंगे, आपने देखा भी होगा। जादू टोना टोटका में लोगों को डरा दिया जाता है। अभी थोड़े दिन पहले हमने इसी पे एक पॉडकास्ट किया। हाँ अच्छा, वो आपने किया, बहुत अच्छा। मैं देखा आपका वो पॉडकास्ट, वो काफ़ी अच्छा लगा सर। उसमें ना यही चीज़ होती है कि जादू टोना टोटका वाले सर कैसे एम्पावर करते हैं चीज़ों को। उसके अंदर बता दिया जाता है कि आप तो गलत कर रहे हो, आपने लाल धागा बांधा हुआ है, आपको तो काला भी साथ बनना चाहिए था, क्योंकि इसी का तभी रेशियो बनता है। नहीं तो आपने काली टी शर्ट क्यों पहन लिया? आज आपने शनिवार है, आपको तो शनि खराब हो जाएगा। तो सर ऐसे एम्पावर की जाती हैं चीज़ें। ऐसी स्कूल है, स्कूल कहता है सर आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ना आपको तो शाम को 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ये बच्चा उससे ख़राब हो जाएगा। हमारे पास 10 बच्चे ऑलरेडी आ रहे हैं, आप उनकी बेटरमेंट देखिए। उनका एक पोर्टफोलियो तैयार कर दिया जाता है, पोर्टफोलियो दिखाया भी जाता है। ठीक है, कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन स्कूल क्या उसको सही मायने में काम कर रहा है उसके ऊपर? क्या एक ज़रूरी है कि सुबह से बच्चा जो 8 बजे स्कूल में घुस रहा है, हम एक प्रोसेस देख रहे हैं, हम एक दिनचर्या देख रहे हैं कि वो 8 बजे स्कूल में घुस रहा है, वो 8 बजे से नहीं, वो 6 बजे से स्कूल में घुस रहा है, क्योंकि वो उठ भी रहा है। ठीक बात है। वो 8 बजे से नहीं घुस रहा स्कूल के अंदर, वो 6 बजे से घुस रहा है, और वो 5 बजे तक नहीं रह रहा, वो 7 बजे तक रह रहा है, क्योंकि 2 घंटे तो समझ में नहीं आता होगा मेरे साथ क्या हुआ 2 दिन में। आपको क्या लगता है स्कूल से एक बच्चा निकलता है सीधा जोन में आ जाता है अपने? नहीं आता सर, टाइम लगता है। माइंड में विजुअल होते हैं, हर चीज कंटेंट होते हैं, विजुअल होते हैं। उस पूरे दिन नहीं सोचता रहता है मेरे तो हो क्या रहा है। उसको जब तक समझ में आता है वो ट्यूशन चले जाता है। वो जब तक घर में आता है उसे खाने की प्लेट होती है, मम्मी कहती है होमवर्क बता बेटा क्या मिला है तुझे, वहां पे एक लिस्ट आई होती है। होमवर्क पहले डायरी में नोट करते थे लोग, लिखते थे तो समझते थे, अब डायरी में कहाँ नोट होता है, अब तो मेल पे आ जाता है, मेल ही देखता रहता है वो। उसको यूज आदत करने पड़ेगी, इसको क्या यूज करने पड़ेगा, फोन यूज करने की आदत पड़ेगी। थोड़ी देर मेल देखी फिर रील्स पे चला गया, क्योंकि उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, वो मिल नहीं रहा।
तो कहाँ साइकोलॉजिकल प्रेशर है, उसके पास स्ट्रेस है। तो अभी तो छोटे छोटे बच्चे, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कोटा के अंदर देखिए ना सर, आईटी के लोग सुसाइड कर रहे हैं। आप कोटा की न्यूज़ आप सुन रहे हैं ना, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं सर, वो वहां जाके सुसाइड कर रहे हैं। यहाँ बच्चों को सुसाइड, छोटे बच्चे पे ओलंपियाड का प्रेशर डाल देना। सर देखिए ओलंपियाड एक, मुझे लगता है सीबीएसई और स्कूल की एक एजुकेशन में गैप है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गैप है, जिसको प्राइवेट कंपनी ने देखा और उन्होंने कहा कि चलो एक एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें सीबीएसई के नॉर्म्स तो हर साल नहीं होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं। आपका सर हर साल नहीं होते, अगर आप पॉलिसी देखें तो 2017-18 में होगा। तो अगर मोदी सर आ गए, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर रखा है इस चीज को लेके, कि मोदी जी ने एजुकेशन को बहुत अच्छा कर रखा है, दीक्षा बना दी, परिचय बना दिया, मन की बात, बहुत सारी ऐसी चीजें जो एजुकेशन लेवल पे काम कर रही हैं। लेकिन सर ये इतना बड़ा सिस्टम है ना कि इसकी चीजों को कन्वर्ट होने में बहुत लास्ट टाइम कब सीबीएसई के नॉर्म सर मैं जो पढ़ा था 17-18 की गाइडलाइंस पढ़ी मैंने, उसके बाद कुछ चीजें 20 में भी हुई हैं, 21-22 में भी हुई हैं शायद कुछ चीजें, क्योंकि मोदी जी ने बहुत सारी चीजों को चेंज किया कि भैया 8वीं के बाद ये चीजें लगेंगी, 10वीं के बाद ये होगा, ये पढ़ना है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऐसे होगी। लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही तेजी से, स्कूल नहीं कर रहा। स्कूल को शायद अभी सही चीजें ही नहीं पता। मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं हम बार बार कि ओलंपियाड क्यों हो रहे हैं, ओलंपियाड अगर हो रहे हैं ये ऑप्शनल है। देखो बच्चा अपने ऊपर है, वो लेना चाहता नहीं लेना चाहता उस बच्चे को, लेकिन ओलंपियाड को ऐसे पेश किया जा रहा है, ऐसे पेश किया जा रहा है कि ये भाई बहुत जरूरी है तुम्हारे जीवन के लिए, ये पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्कूल की पढ़ाई, अगर आप ये नहीं करोगे तो आप आईएएस नहीं बन सकते। सर 99% वाला कितने लोग हैं आप मुझे बताइए आईएएस बने हुए, जो आप मुझे लिखिए सर। सर मैं तो आज के दिन में ये मानता हूँ इंसान बनना जरूरी है, इंसान को, बाकी चीजें बाद में बननी है। तो सर इसका मतलब आप ये मॉरल वैल्यूज की बात ही कर रहे हो ना सर। तो मॉरल इंसान को फिलहाल इंसान बनना बहुत जरूरी है, बाकी क्या बनेगा वो बाद की बात है, वो किस्मत की बात है, उसके टैलेंट की बात है, उसके पोटेंशियल की बात है, उसकी अपॉर्चुनिटी की बात। बिल्कुल सही है सर। तो इसका मतलब आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि मार्क्स की कोई वैल्यूशन है नहीं लाइफ में, मार्क्स तो आएंगे सर, सब कुछ मार्क्स की थोड़ी है। तो इसका मतलब आप अगर मैं 98% ले आऊं, इसकी क्या गारंटी है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा? हाँ, नहीं, या मैं 30% लाके, इसकी भी तो गारंटी है कि मैं एक वर्ल्ड क्लास टॉप प्लेयर बन सकता हूँ। बिल्कुल गारंटी है मेरे पास। हाँ, सर अगर मैं मेहनत करूंगा तो वो मेरे पे है ना, सिर्फ मार्क्स के आधार पे थोड़ी होगा। सर मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता लोगों को, बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता सर। लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, नॉलेज नहीं गेन कर रहे। मार्क्स इज अ नॉलेज। एक बहुत बड़ा सवाल है, एजुकेशन और नॉलेज दो अलग चीजें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन लोगों ने एक बना रखी है। एक बना रखी है। एजुकेशन इज नॉट नॉलेज एंड नॉलेज इज नॉट एजुकेशन। सर देखिए एजुकेशन इज अ ब्लूप्रिंट, राइट, जो लिख दिया वो पढ़ना है, राइट, एंड नॉलेज इज आउटकम। नॉलेज इज आउटकम। नॉलेज एक आउटकम है। आपने कोई भी चीज सीखी, उससे आपको क्या निकल के मिला और आपने क्या स्किल डेवलप की, दैट्स कॉल्ड नॉलेज। मार्क्स इज नॉट अ नॉलेज, मार्क्स इज अ नॉलेज, एजुकेशन। आपने 99% लिया, आपने एजुकेशन की थी, कर ली। मैंने डिग्री ली मास्टर्स की, मुझे पढ़ाना नहीं आता। मैं अगर मुझे आज मैं मास्टर्स करके बैठा हूं, मुझे अगर एक अपॉइंटमेंट आ जाए कि भाई हेड डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, हमने पीजीटी पढ़ाना है, अगर मैंने वो ईमानदारी से नहीं पढ़ी और उससे आउटकम का सीखा नहीं, मैंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया होगा, तो मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मुझे नॉलेज तजुर्बा ही नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि तजुर्बे के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी जरूरी है। लोग अपॉर्चुनिटी भी देना नहीं चाहते, अपॉर्चुनिटी नाम पे शोषण करेंगे आपका। सर आपने पढ़ाया कभी? नहीं मैं तो नहीं पढ़ाया। तो एक काम करो, आप 10,000 वेतन खा लो, पहले 2 साल पढ़ाओ। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक टीचर की जो भर्ती होती है किस आधार पे होती है? देखो सर, टीचर की भर्ती होती तो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स है। पूरे नॉर्म्स फॉलो होते हैं? मैंने कहा सर होती अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स है। नॉर्म्स फॉलो कितने होते हैं ये देखने वाली बात है। अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स मतलब? अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स कि जी एक टीचर को बुलाया गया, एक अखबार में निकाली गई एक जॉब, टीचर ने अंडरलाइन करी और अपना सीवी डाल दिया। उसमें लिखा फुटबॉल कोच। स्कूल कोच ढूंढ रहा है सर, स्कूल नॉट इज लुकिंग फॉर अ टीचर। पहली बात तो टीचर होते ही नहीं सर, टीचर इज नॉट अ टीचर, टीचर इज अ एजुकेटर। टीचर को हम टीचर ना कहें तो बहुत बढ़िया बात है, ही इज अ एजुकेटर। ठीक है, हम टीचर ही टीचर करते हैं, इसलिए वो टीचर टीच ही करता है, वो एजुकेट करता है। क्योंकि एवरीबडी इन लाइफ शुड बी अ ग्रेजुएट, बट टीचर नेवर ग्रेजुएट। टीचर कभी ग्रेजुएट होता है सर? वो जिंदगी भर वहीं रहता है। बच्चे आते हैं, आईएएस बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, वो बेचारा वहीं पढ़ाता रहता है, वो ग्रेजुएट कभी नहीं होता, एंड में रिटायरमेंट हो जाती है उसकी।
तो ना फर्स्ट एजुकेट अवर सेल्फ। तो टीचर क्या है भाई, टीचर तो है एक एजुकेटर। तो यहाँ पे ढूंढते हैं वी वांट टू हायर दिस कोच, क्रिकेट कोच, टेनिस कोच, बास्केटबॉल कोच। इसका मतलब उन्हें सस्ते लोग चाहिए। सर आप सोच के देखिए ये क्या चीज़ है, कोचेस चाहिए उन्हें, क्योंकि कोचेस जो होंगे वो कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, बस कोच चाहिए उन्हें। आ गए वो इंटरव्यू दे रहे हैं, रिक्रूटमेंट हो रही है उनकी, उनसे पूछा जाता है आपका लास्ट कोई बैकग्राउंड, अगर उन्होंने काम नहीं किया उन्हें 20-25 हज़ार से ऊपर नहीं मिलेंगे। कुछ भी खेले हुए आप, हाँ आपने बीपीएड किया है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो स्कूलों के ये भी नॉर्म्स हैं, अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 30,000 सर लिखे हुए हैं उस पर। 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 25 ही मिलेंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 30 मिलेंगे, 4 साल का एक्सपीरियंस तो 35 मिलेंगे, 5 साल का एक्सपीरियंस तो 40 मिलेंगे। सर ये कौन सा तरीका है? आपकी सैलरी को नेगोशिएट करना ही नहीं चाहिए टीचर्स की, क्योंकि आप करोड़ों रुपए का काम कर रहे हो। एक अच्छा टीचर चाहिए आपके अच्छे फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए अच्छा एजुकेटर तो चाहिए सर। आप तो फीस पूरी 20-50 हज़ार रुपये महीने की भर ही रहे हो, तो आपको क्या पता कि टीचर क्या सैलरी विड्रॉ कर रहा है। लेकिन मैंने ये भी सुना है, जैसे मेरे दोस्त वगैरह उनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, बहुत सारे पुराने टीचर्स को रिप्लेस किया जा रहा है नए टीचर से। ये सैलरी वजह है या और भी कोई वजह? नहीं सर, इसमें ना सर कुछ चीज़ें हैं जो समझनी ज़रूरी हैं। सैलरी एक बहुत बड़ा इशू है। क्या होता है जब पुराना टीचर 2-4 साल, 5 साल, 10 साल काम कर लेता है तो उसकी इंक्रीमेंट लग के बेचारा 70-80 हज़ार रुपये आ जाता है, वो खलती है। कितनी इंक्रीमेंट होती होगी जनरली? देखो सर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ये अप्रेजल कैसे होता? हाँ सर ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अप्रेजल होता कैसे है। सर देखो अप्रेजल होता है प्रिंसिपल की सोच से कि वो किसके कितनी क्लोज है, किससे कितनी मोहब्बत है, किससे कितनी मोहब्बत है, इससे भी हो जाता है अप्रेजल। कई बार कितना एजुकेट किया उससे नहीं। सर एजुकेट तो होता है ना हर स्कूल में। सर आप मुझे बताइए, हर स्कूल में कुछ बच्चा टॉप करता होगा बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे वो 80 नंबर लाता हो, लेकिन कुछ तो उसने टॉप किया है ना स्कूल के अंदर, तो इट शुड बी रिवॉर्ड। कि क्या रिवॉर्ड मिलता है टीचर्स को, अप्रिशिएशन मिलती है क्या, उस बिहाफ पे उसको इंक्रीमेंट मिलता है कि भाई तेरे क्लास का टीचर इस सब्जेक्ट के अंदर 95% मार्क्स लाया है, तेरी आज से 10,000 रुपये की इंक्रीमेंट हो गई? कभी नहीं होता। कुछ होता कितनी इंक्रीमेंट होती होगी सर? देखो नॉर्म्स में सीबीएसई में गाइडलाइंस में कोई ऐसे नॉर्म्स है नहीं, लेकिन जनरली अगर कॉर्पोरेट सेक्टर से भी देखा जाए, इनको देखा जाए तो 10% इंक्रीमेंट होना चाहिए। होता ही होगा? हाँ सर, हाँ होता होगा। आप कह रहे हैं तो शायद होता ही हो, पता नहीं, मेरा नहीं हुआ सर कभी। तो मेरी तो सैलरी कट गई, तो मेरी तो डिमोशंस हुई हैं, सैलरी तो बढ़ी नहीं मेरी। इंक्रीमेंट भी हुआ होगा? हाँ सर इंक्रीमेंट होता है, पर नौकरी से निकाल दिया ना उन्होंने, कुछ कर नहीं पाया मैं, तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया उनका, क्योंकि मुझे मुझे फील फैक्टर मिला ही नहीं। तो मुझे ये समझ में आया कि इंक्रीमेंट के नाम पे 6% मुझे लगता है कि इंक्रीमेंट होता है एवरेज। अगर हम एवरेज देखें तो 6% के 7% के आसपास एक इंक्रीमेंट होता है अमूमन टीचर्स का। उसमें भी सर एक ब्रैकेट जो मुझे लगता है स्कूल को डालना चाहिए कि जो आदमी 25,000 से 30,000 के नीचे है उसका इंक्रीमेंट ज़्यादा हो, एटलीस्ट वो बेसिक सैलरी को मीट कर पाए, उसको 15%, 18% का इंक्रीमेंट मिले। जो 70, 75, 80,000, 90,000 रुपये सैलरी ले रहा है उसका 5% या 10% इंक्रीमेंट उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि वो 10,000 रुपये की हाइक मिल रही है। लेकिन नीचे वाले टीचर्स को आपको ऊपर अपग्रेड करना चाहिए। नीचे वाला 2,000 रुपये लेता है, इसीलिए तो सर मैनिपुलेट होती हैं चीज़ें। नीचे वाला फिर यही काम करता रहता है, किसकी क्या निकालूं, कोच कवर किसको क्या दूं। वो पढ़ाई वो करेगा ही नहीं सर, वो अच्छे से काम करेगा ही नहीं, कभी आपको स्कूल में आउटपुट ही नहीं देगा। वो क्या सोचेगा सर? आप मुझे सिंपल सी बात है, एक टीचर कब काम करेगा जब उसको अच्छा अप्रिशिएशन मिल रहा होगा। ऑब्वियसली उसको ये नहीं होगा कि यार मुझे बाहर से जाके 20,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने हैं। एक स्पोर्ट्स टीचर की, मैं स्पोर्ट्स वाला हूँ, मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स की बात करता हूँ क्योंकि मैं एकेडमिक्स में ज़्यादा वो नहीं रखता। तो मैं क्या सोचूंगा, अगर मुझे 25,000 मिल रहे हैं तो मैं सोचूंगा यार स्कूल से जल्दी छुट्टी हो, मैं 2 क्लास शाम को ले लूँ, 1 क्लास सुबह ले लूँ, स्कूल से पहले भी काम कर लूँ, स्कूल के बाद भी काम कर लूँ। तो छुट्टी के तो टाइमिंग है ना, आप सुबह गए 8 बजे, आपकी 2:30 बजे छुट्टी, आप घर। हाँ सर मैं वही कह रहा हूँ सर, ये राजा महाराजा वाली जो नौकरी है तो है तो सही। हाँ सर बिल्कुल है सर। सुबह 8 बजे अगर स्कूल जाना हो ना सर, तो टीचर कभी नौकरी छोड़े ही ना। स्कूल 8 बजे नहीं होता सर, टीचर 5-10 मिनट पहले जाना होता है। हाँ सर 5-10 मिनट का मतलब है सुबह 7 बजे टीचर पहुंच जाएगा, यानी कि 45 मिनट बिफोर। क्यों पहुंचेगा? पूरे स्कूल का शायद जिम्मे ही इसने ले रखा बेचारे टीचर ने, गरीब आदमी ने। टीचर तो गरीब ही है ना, मजदूर है। टीचर इज नॉट टीचर, टीचर इज लेबर। टीचर को लेबर के लिए ट्रीट किया जा रहा है। उसमें सबसे ज्यादा किसको लेबर के लिए ट्रीट किया जा रहा है? नॉन टीचिंग स्टाफ, यानी कि जिनको एक कहते हैं स्पोर्ट्स, आर्ट्स है ना, परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो ये भी कोई डिफरेंस है
कि जो एक्स्ट्रा को करिकुलर वाले टीचर्स हैं और जो नॉर्मल टीचिंग टीचर्स हैं उनमें कोई भेद किया जाता है स्कूल में? सर भेद तो होता ही है, उनसे ना नज़रिया ही बदल जाता है बात करने का। ऐसा क्यों? देखो सर, मुझे लगता है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ बता रहे हो वो ना बहुत सरल लोग हैं। अगर आप उनसे प्यार से काम कराओ तो बहुत काम करते हैं, पर आप उनसे गुस्से से काम नहीं करा सकते। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से आप गुस्से से काम नहीं करा सकते, वो बहुत ब्लंट है इस चीज़ को लेके, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी भर ग्राउंड लेवल पे काम किया है और वो बोल्ड है। उनको पता है भाई इतने तो वैसे में वैसे भी कमा लूँगा, है ना, उनको कोई ज़रूरत नहीं है इतनी चीज़ों की। लेकिन जो एकेडमिक टीचर है ना, बड़े शांत लोग हैं वो, उनको पता है पढ़ाई की वैल्यू है, उनको उसी तरीके से दिखाता है। टीचर्स का बोलने का नज़रिया ही, प्रिंसिपल का बोलने का नज़रिया बदल जाता है। एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट केमिस्ट्री का, एक बेचारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स का, आप दोनों को खड़ा कर दीजिए, दिख जाएगा तुम्हें कि बेचारा गरीब ही है। उसको लताड़ा जाता है, कमरे में बंद करके गालियाँ पड़ती हैं सर। उसको वो वैल्यू नहीं दी जाती। वैल्यू क्यों दी जाएगी वैल्यू सर? उसने गेट पे खड़े होने की ड्यूटी नहीं निभाई। स्पोर्ट्स वाले गेट पे खड़े हैं सर, पेरेंट्स की गाड़ियों के दरवाजे खोलते हुए देखे मैंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लोग। ये कारण था मैंने जॉब छोड़ी, मैं कहा मैं नहीं खोल सकता किसी पेरेंट के दरवाजे की गाड़ी। पेरेंट खड़े हैं, बैठे हैं, वो दरवाजा नहीं खोल रहे अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वो स्पोर्ट्स वाला खड़ा है बेचारा, वो खोलेगा दरवाजा। आप क्या सोचते हैं, ऐसे रिस्पेक्ट करेंगे बच्चे टीचर्स की? हाँ, वैसे आजकल बच्चों की जो मतलब टीचर के लिए रिस्पेक्ट है, और जो हमारे समय में थी, आज भी हमारे टीचर सामने आ जाए तो हम खड़े हो जाते हैं, या वो कुर्सी पे बैठे तो हम नीचे बैठ जाते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट है। आ जाए वो रिस्पेक्ट? सर अगर मैं अपने बारे में बोलूं कि जो मेरे डीपी हैं, कॉलेज के जो डीपी थे मिस्टर मुकेश कोहली, मैं नाम ले लेता हूँ क्योंकि वो बहुत ही बहुत अच्छे बंदे हैं। ये मेरी कोच, नेशनल कोच है मिस सुनीता शर्मा, तो बड़े रिनाउन कोचेज़ हैं ये। हमने उनकी बड़ी रिस्पेक्ट की। आज भी हमें कहीं दिख जाती है ना तो हम ऐसे हो जाते हैं जैसे कि इनका काम हम ही कर दें। आप क्यों जा रहे हो धूप में, आप बैठो। वो जब खड़े होते थे हम नीचे बैठते थे, उनके पैरों को दबाते रहते थे, पैरों को दबाते थे लिटरली कि सर आप टेंशन ना लीजिए, हम बैठे हैं, उस बात नहीं है। आज भी हम ईद, दिवाली, मौसम, जो हमारे त्यौहार हैं उनको जाके विश करते हैं, चीज़ें जाते हैं उनके घर लेके, क्योंकि हमें पता है कि ये मेंटोर थे हमारे, जिन्होंने हमारे करियर ग्रोथ में हमारी बड़ी हेल्प करी। सबके फेवरेट टीचर्स भी होते हैं। लेकिन आज के रिस्पेक्ट, आज के डेट में बच्चे दोस्त बन गए, बहुत अच्छे दोस्त बन गए, रिस्पेक्ट खत्म हो गई टीचर्स के दोस्त बन गए। दोस्त बनना अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, बट वो लाइन मेंटेन होनी चाहिए। आप वहाँ दोस्ती नहीं करने गए स्कूल में, आपको उनको चीज़ें समझानी है। आप उनसे कनेक्शन कर रहे हो, इमोशनल कनेक्ट कर रहे हो, पर आप उनकी निजी लाइफ में या अपनी निजी लाइफ में उन्हें नहीं जगह दे सकते, क्योंकि वो बच्चे फिर वो वाले बच्चे नहीं आज की डेट में, वो आपके सर पे बैठेंगे, आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे। उसमें टीचर्स का भी कहीं इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन कुछ अच्छे टीचर्स भी हैं, है ना, और बच्चे कई अच्छे टीचर्स के रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड चलता जा रहा है, जितना मैं देख पा रहा हूँ, जो बच्चे हैं वो टीचर्स के रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको ना डर ही नहीं है। उसमें थोड़ी हमारी पेरेंट्स की भी गलती है। पेरेंट्स ही पूछते हैं टीचर ने कुछ कहा तो नहीं तुझे? वो बोलते हैं हाँ डांटा था मुझे। क्यों डांटा था? कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी या पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो डांटा क्यों? क्रुएल्टी हो गई है तो मेंटल हरासमेंट है तेरे साथ। कौन था टीचर, नाम बता। उसके अगेंस्ट मेल कर दी। आप ये सोच के देखो, उस बच्चे को जो सही चीज़ पे डांट पड़ी, उसके अगेंस्ट एक पेरेंट ने मेल कर दी। मेल करने से क्या हुआ? प्रिंसिपल ने बुलाया उसे, जो माँ बहन की गालियाँ दी हैं, आप सोच के देखो क्या दिया होगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और पेरेंट के बीच में टीचर सैंडविच है? 100% सैंडविच है। टीचर तो डरा हुआ है सर, स्कूल में जाने से पहले भगवान का हाथ जोड़ के जाता हो कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। दोस्त हैं टीचर जो घबराए हुए हैं? सर मेरे तो स्पोर्ट्स में बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में काम कर रहे हैं। आज मैं जिसको भी फ़ोन कर दूँ ना सर, वो ये कह रहा होता है भाई मुझे अपने साथ इन्वॉल्व कर ले काम में, मुझे यहाँ से निकाल दे। जिसमें मैंने स्कूल में काम किया उसमें बड़े अच्छे दोस्त हैं, और जिनमें मैंने छोड़ा उनमें बड़े अच्छे दोस्त हैं। कई तो ऐसे दोस्त हैं जिनका मैं नाम ले लूँ तो नौकरियाँ चली जाएँ लेकिन वो नाम नहीं लगता, क्योंकि बेचारे चला रहे हैं अपना घर, कैसे भी चला रहे हैं, कर रहे हैं अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं है। लोग कहीं ना कहीं वो फंसे हुए चीज़ों में मजबूरी में कर रहे हैं। क्यों? वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके साथ ऐसा बिहेवियर, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि उनको ये लग गया है कि मैंने अपने 10 साल जीवन के क्यों दिए स्कूल को। सर टाइम ही की तो वैल्यू है सर।
अगर मैं अपने जीवन के आपको 10 साल दूंगा और मुझे अप्रिशिएशन भी नहीं मिलेगा, मैं अपना घर भी नहीं चला पा रहा, मैंने आपके लिए क्यों दिए अपने टाइम? मुझे नहीं देना चाहिए था। सही बात, मैं कुछ और कर लेता। मैं टीचिंग प्रोफेशन को, मैं सर मेरे लिए टीचिंग प्रोफेशन आज गलत क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें स्कोप ही नहीं है, ग्रोथ ही नहीं है। या तो मैं पर्सनल इन्फ्लुएंसर बन जाऊं। कितने ऐसे टीचर होंगे जो प्रिंसिपल बन गए होंगे? सर मैंने 2 साल काम किया और मैंने 8-9 साल काम किया, 2 स्कूलों में काम किया मैंने देखा जब भी प्रिंसिपल कोई बना बाहर से ही आया, स्कूल के अंदर से टीचर नहीं, प्रिंसिपल नहीं बना, किसी को प्रमोट करके नहीं बनाया। तो मुझे यहाँ लैक लगा, क्या कोई हमारे स्कूल में इस कैडर का टीचर ही नहीं था? तो जो ये बाहर से टीचर रिक्रूट करते, सॉरी प्रिंसिपल रिक्रूट करते हैं मैनेजमेंट वाले, तो क्या ये उतने सारा जो मैनेजमेंट है या जो आप कह लीजिए कोर मैनेजमेंट का स्टाफ है, ये क्वालिफाइड होता है पूरा? देखो सर, एक टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होती है? नहीं, कोर मैनेजमेंट नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, एक प्रिंसिपल की पहले क्वालिफिकेशन पता होनी चाहिए। मैं अगर मैं कहता हूँ प्रिंसिपल एक PhD ग्रेड का प्रिंसिपल है जिसने 8 साल सब्जेक्ट पढ़ाया है, ऐसे ही होता है ना सर। 3 साल 4 साल पढ़ाने वाला प्रिंसिपल नहीं बन सकता। 8 साल पढ़ाया है उसने, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया 4 से 5 साल, 15 साल का एक्सपीरियंस है उसे, वो आया है। क्या ऐसा है कि हमारे कोर मैनेजमेंट के अंदर जो लोग उसको रिक्रूट कर रहे हैं उन्होंने टीचिंग करी है? क्या उनको बेसिक नॉलेज है इस चीज़ की कि प्रिंसिपल की क्या रिक्वायरमेंट है? या उनको ऐसा आदमी चाहिए जो उनकी बात सुन सके, उनके काम पे काम कर सके? कठपुतली? मे बी कठपुतली भी हो सकती है, लेकिन अगर प्रिंसिपल में दम है, उसके डोमेन में दम है। प्रिंसिपल ऐसे नहीं है, मैंने बहुत अच्छे प्रिंसिपल के अंदर में काम किया है, मैं उनका नाम ले सकता हूँ, लेकिन मैं बिना पूछे उनसे नाम नहीं ले सकता। वो बहुत हाई क्लास प्रिंसिपल्स हैं और स्पोर्ट्समैन रही हैं वो प्रिंसिपल स्पोर्ट्समैन रही हैं, तो इसलिए उनका विजन ही अलग है ना, और उनकी पर्सनैलिटी डायनेमिक है, तो उनके विजनरी, बहुत ग्रेट विजनरी में काम करते हैं वो लोग। उन्होंने टीचर्स को यहाँ से उठा के ऊपर भी बिठाया। ऐसा नहीं कि सारे स्कूल मिलके गलत ही कर रहे हैं, कोई विजन भी हैं टीचर्स के, प्रिंसिपल्स के, जो काम करते हैं। लेकिन क्या मैनेजमेंट का विजन है अपने स्कूल को? हाँ, हो सकता है मैनेजमेंट हो, विजन हो प्रॉफिट्स का। पहले सोसाइटी रन करती थी स्कूल, अब कॉर्पोरेट करती है, अब बिजनेसमैन करते हैं। स्कूल चलाता कौन है सर? बिजनेसमैन। आपके नोएडा में लाइन से स्कूल है सर, आधे से ज़्यादा स्कूल बिजनेसमैन के, लाइन से। आप उठाइए, गूगल कीजिए, आपको पता लग जाएगा। कोई किसी कंपनी का मालिक है, कोई किसी कंपनी का मालिक है। एजुकेशन बैकग्राउंड से नहीं, क्या किया है उन्होंने? तो मतलब आप कह रहे हैं सिर्फ धंधा चल रहा है? धंधा ही है सर। प्रॉफिट ऑफ मार्जिन देखो सर, आप प्रॉफिट ऑफ मार्जिन देखो। एक स्कूल जिसकी फीस 70 रुपये है सरकारी स्कूल की, एक थोड़ा सा ऊपर आया उसकी 1000 रुपये फीस है, एक थोड़ी एमिनिटीज़ बढ़ गई, प्राइवेट सेक्टर में 4-5 हज़ार रुपये महीने की फीस आ गई, फिर उसके बाद चला गई 11-12 हज़ार आ गई, फिर एक IB इंटरनेशनल स्कूल हो गया उसकी 25 हज़ार हो गई, एक यहीं पे आसपास और स्कूल खुल गया जिसकी 5 स्टार होटल की गैलरी है, उसमें एक इटालियन खाना मिलता है, इटालियन फूड मिलता है, सर्व होता है, बच्चे जाते हैं इटालियन खाते हैं। जिसको हम मना करते हैं स्पोर्ट्स वाले, चाउमीन डोसा नहीं, चाउमीन नहीं खाने, बर्गर नहीं खाने, वो उनको इटालियन के नाम पे बेचा है, खिलाया जाता है, उनकी हेल्थ से भी खिलवाड़ है। चाउमीन नूडल्स तो बन ही दे रहे हैं ना सर, खिलाया जा रहा है, पर उसके नाम पे क्या हो रहा है कि हम आपको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको लंच प्रोवाइड कर रहे हैं। सैलरी कितनी है आपकी? फीस 30,000 रुपये महीना। सर एक नॉर्मल आदमी पढ़ा सकता है उसके अंदर स्कूल को? एक टीचर ही अपने बच्चे को पढ़ा सकता है क्या? अगर वो टीचर फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल ना दे उसका एडमिशन, वो कहे जी नहीं जी पैसे दे के पढ़ाओ, सर वो टीचर पढ़ा सकता है स्कूल के अंदर अपने बच्चे को? कभी नहीं पढ़ा पाएगा वो सर। वो पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट उस बच्चे में जीवन भर रहेगा। पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट एक बीमारी है सर, वो हर किसी के बीच में आती है। आजकल आपने बहुत सारे एपिसोड भी किए हैं, आजकल डिवोर्स केसेस भी बहुत सारे होते हैं, वो इसी चीज़ पे होते हैं। सारे फिजिकल रिलेशनशिप से नहीं होते, पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट से भी रिलेशनशिप खराब होती है। वो कहती है कि तुम मुझसे बेटर नहीं हो। भाई मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा तो IB स्कूल से पढ़ी, या मैं IB से पढ़ा तो गवर्नमेंट से पढ़ी, पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही होना है। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है। मैं अब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरी वाइफ कॉन्वेंट स्कूल से या जिस भी अच्छे स्कूल से पढ़ी है। मेरी फीस थी 9 रुपये 30 पैसे 3 महीने। सर फिर वहाँ आती है मॉरल वैल्यूज़ कि आपके पीछे से परिवार ने आपको कैसे चीज़ें सिखाई। आजकल तो सर BMW से बच्चे उतरते हैं, BMW से बच्चे उतरते हैं। क्या सीखेंगे वो बच्चे? आप सर मुझे बताइए, AC से उतरते हैं, AC में चले जाते हैं। ज़्यादा धूप हो गई तेज, ग्राउंड में नहीं आते। पेरेंट्स के मेल आए होते हैं सर, धूप तेज यार मेरे बच्चे को बाहर मत ले आना, बारिश होने वाली बाहर मत ले आना, बुखार हो जाएगा उसे। आज ठंड ज़्यादा है, कोल्ड एंड कफ है, बिल्कुल मत लेके जाना। अगर
टीचर को एक नॉलेज है इस चीज की, स्पोर्ट्स वाले क्वालिफाइड है, वेल क्वालिफाइड है, ऑब्वियसली टीचर मास्टर्स करके बैठे हैं वो, उनको भी पता है कि क्या एनवायरनमेंट है ना, उनको भी पता है कि अगर उसको बुखार है लेकिन अगर ये धूप लेगा तो वो ठीक हो जाएगा, कोल्ड एंड कफ है भागेगा, उसको चेस्ट में कंजेशन ठीक होगी तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपने कैसे भगा दिया उसे, क्यों भगा दिया? सर वहाँ दिक्कत है, इतना आसान नहीं है काम करना, इतना आसान नहीं है। मेन रोल एक स्कूल में किसका है, मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल या टीचर या वाइस प्रिंसिपल? देखो सर, मतलब कौन स्कूल को चलाता है बेसिकली? देखो सर, चलाएगा तो मैनेजमेंट ही, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जैसे प्रिंसिपल की एकेडमिक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रिंसिपल की एक होती है, ड्यूटी होती है। अब वाइस प्रिंसिपल में आते हैं, वाइस प्रिंसिपल क्या करती है, जनरल इश्यूज क्रिएट चीज़ें सॉल्व करती है। जैसे टीचर्स का कोई बात हो गई या नीचे जूनियर विंग्स को, प्री प्राइमरी विंग्स को कुछ चाहिए, अलॉटमेंट चाहिए, तो वो प्रिंसिपल तक जाती है। वो इतने बड़े मुद्दे नहीं है ना, बहुत भारी कंप्लेंट हो गई तो प्रिंसिपल तक जाती है। प्रिंसिपल हर चीज़ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा सकती है, तो प्रिंसिपल का अलग रोल है। मैनेजमेंट का रोल ये है कि भाई आज एडमिशन कितने हो रहे हैं, टारगेट है स्कूलों के, टारगेट भी तो है। लेकिन मैनेजमेंट का रोल होना चाहिए कि स्कूल का विकास और बच्चे का विकास कैसे हो। सर आपने पिछले जब एडमिशन होना ना होना वो सेकेंडरी मैटर है सर, उसीलिए तो प्रिंसिपल रखी है कि वो कह रहे हैं जी तुम करो विकास, करो ना भाई तुम विकास। तुम्हें प्रिंसिपल किस लिए रखा है हमने? हमें तो बताओ इस बार 500 एडमिशन कैंसिल कैसे हो गए, 200 ही क्यों आए? हम एक बिल्डिंग और खड़ी कर देंगे साथ में, 200 एडमिशन और लाओ। टारगेट है, बहुत सारे स्कूलों का टारगेट है, टारगेट तो बनेंगे ही, रेवेन्यू जनरेट करना है सर। टारगेट है इस साल 5 करोड़, अगले साल 10 करोड़, 15 करोड़, कंपाउंडिंग सर, कंपाउंडिंग तो चलेगी हर जगह। तो सर ये सब चीज़ें मैनेजमेंट का, देखो मैनेजमेंट का बहुत रोल है। मैनेजमेंट का विजन होना चाहिए कि ग्रोथ स्कूल की, बच्चे को कैसे मेंटेन किया जाए, उसके डेवलपमेंट में क्या काम किया जाए, हम स्कूल को क्या, हम ऐसा क्या दे सकते हैं कि इस बच्चे को कम से कम पैसों में, कम से कम चीज़ों में कैसे कैसे हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। अगर हमारे स्कूल का एक एक बच्चा बड़े बड़े नेशनल लेवल अवार्ड्स पे आता है या कुछ करता है, अचीवमेंट करता है, स्कूल का ऑटोमेटिकली नाम होता है। एक स्पोर्ट्समैन की वैल्यू है, एक टीचर ने एक बच्चे की वैल्यू है। आप अपने छोटे से प्रॉफिट के लिए आप उसका करियर की ऐसी तैसी कर रहे हो, करियर को खराब कर रहे हो उस लड़के के, आप बच्चे को। एक बच्चा जिसका डोमेन एक स्पोर्ट्स के अंदर है, जिसका एक बच्चा जो केमिस्ट्री का बहुत अच्छा प्रोफेसर बन सकता है, हो सकता है उसी में से आपको 50 टीचर मिल जाए अपने स्कूल के लिए आने वाले समय में, लेकिन आप तैयार तो करो उसे। टीचर का प्रोफेशन इतना खराब कर दिया, बच्चा टीचर नहीं बनना चाह रहा, वो कह रहा है जी मैं तो डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, इतना स्ट्रेस डालोगे तो सुसाइड कर लूंगा। जो टीचर है, मैंने कई बार देखा है, जो भी स्कूल में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका जो टाइम है वो बढ़ गया है अब। मतलब पहले वो जैसे 2-2:30 बजे छुट्टी हो जाती थी, अब थोड़ा बढ़ गया है। क्या ऐसा है कि वो मतलब हमेशा ही काम कर रहे हैं स्कूल का, पढ़ा रहे हैं, या मतलब इन्वॉल्व हैं पेरेंट्स के साथ, घर जाके भी इन्वॉल्व हैं? क्योंकि काम ख़त्म तो काम ख़त्म, मतलब स्कूल ख़त्म तो काम ख़त्म। सर आपका कहने का मतलब ये है कि क्या टीचर अपने समय से ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसा क्या हो रहा है, करवाने की कोशिश कर रहे हैं? वही कहना चाह रहे हो कि आप स्कूल करवाना चाह रहे हैं या टीचर ही खुद अपनी मर्जी से रुक रहे हैं? दोनों में अलग अलग चक्कर है ना। देखो कई सर टीचर्स, मैंने जिस स्कूल में काम किया था, मेरी एक प्रिंसिपल थी, उन्होंने मुझे एक चीज़ कहा था, राजा अगर तू 2 बजे तक अपना काम नहीं निपटा पाया ना तो स्कूल में रुक के 6 बजे तक भी नहीं निपटा सकता। जिस आदमी ने अपने समय सीमा के अंदर अपना काम नहीं किया, वो समय के बाद भी नहीं कर सकता। तो वो कहती थी कि, वो मुझे साफ बोलती थी कि रजत अगर तुझे प्रोफेशनल बनना है ना तो सिंपल सी बात है, 2 बज गए, तेरा स्कूल का टाइम बताऊंगा तो मुझे गेट के बाहर देना चाहिए, तो यहाँ नहीं रुकेगा। मुझे समझ में आता था, 2-4 दिन लगा, मुझे पता लग रहा है स्कूल से नहीं निकाल दे, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ थी कि आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को पकड़ना आना चाहिए। कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो स्कूल में काम करके रुक के बहुत खुश हैं कि भाई हम घर जाके नहीं काम करना चाहते, 2 घंटे रुकते हैं, यहीं काम निपटाते हैं और यहीं से चले जाते हैं। फैसिलिटीज़ होती हैं स्कूल में, कंप्यूटर लैब मिल जाती है, लैपटॉप मिल जाता है, प्रिंट आउट्स मिल जाते हैं। घर में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, कुछ लोग रुकना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़बरदस्ती रुकते हैं। कुछ लोग, ऊपर वाले लोगों का प्रेशर होता है कि तुम रुक के जाओगे, स्टे बैक है, तुम पूरा फाइल अप करके जाओगे। स्कूल के अंदर एक बड़ी कमी है इस चीज़ को लेके कि काम सुबह नहीं बताया जाता, जैसी छुट्टी होने वाली होती है उससे पहले एक बंदा जाता है, मैम ने बोला है कि आपको ये करके जाना है, बहुत सारे काम है,
ये करके जाना है वो आपने तो कॉर्पोरेट सेक्टर में बन चुका है जी। एंड ऑफ द डे बताएंगे, करके जाना है एंड के 5 मिनट। और मुझसे मिलके जाओगे। प्रिंसिपल जा चुकी है, टीचर यही सोच रहा है मिलके जाना है। आप सोच रहे हो इस बात को, ह्यूमिलेशन समझ रहे हो आप, स्ट्रेस समझ रहे हो उसका, इस बंदे का, जिस बंदे ने टाइम तो मिलता होगा। हाँ सर, मुझे तो नहीं मिला। तो मैंने पूछा भी अपने यार दोस्तों से, भाई तुम 8-8 बजे तक, 6-6 बजे तक, 7-7 बजे तक स्कूल में लगे रहते हो। 8-8 बजे तक सर बहुत काम होता है। एनुअल डे की प्रैक्टिस है 7-7, 6-6 बजे तक तो प्रैक्टिस जाती है, उसकी फिर प्रिपरेशंस, प्रॉप्स की तैयारी। ओवर टाइम मिलता होगा सर सैलरी मिल जाती है ना टीचर्स को टाइम पे, बहुत बड़ी बात है। हो सकता है उसमें गलती हो जाए तो सैलरी ना कट जाए। टीचर तो सिर्फ ये सोच के करता है कि मैं काम भी कर लूं, किसी तरह एनुअल डे खत्म हो जाए किसी तरह इन्वेस्टर सेरेमनी खत्म हो जाए, इसमें छोटी सी भी बच्चे की कैप ना कर जाए। सर कैप मानते हैं ना, ऐसे वो स्काउट्स होते हैं, जाते हैं आते हैं। तो एनुअल डे का जो अरेंजमेंट वगैरह है वो तो और लोग करते होंगे सर एनुअल डे ओवरऑल बहुत सारे लोग करते हैं, पर उसमें मेन जो किरदार होते हैं वो टीचर्स होते हैं। उसमें सही भी चीज़ है, कुछ गलत भी है। सही ये है कि एक टीचर का कंफर्ट जोन होता है, वो पेरेंट्स से फैमिलियर होता है, बच्चों से फैमिलियर होता है, वो अच्छा रहता है टीचर के से के लिए, या फिर टीचर काम कर रहा है तो उनको ना एक ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट बिल्डअप इशू होते हैं कि जिसमें टीचर को बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन उसमें जो नुकसान है वो ये होता है कि टीचर को ना शायद खाने का भी, लंच का भी ना बेचारे को पता नहीं होता कि वो कितनी देर तक भूखा रहेगा। बैक स्टेज पे टीचर पूरे दिन खड़ा रहता है, उससे कोई पूछने नहीं वाला होता। एनुअल डे खत्म हुआ, एक सेरेमनी खत्म हुई, टीचर ने वॉइस ऑफ नोट बोला, प्रिंसिपल ने बोला, मैनेजमेंट ने बोला, क्लैपिंग हो, घर चले गए। टीचर को कोई पूछने वाला नहीं है वो कहाँ गया, क्या किया, उसने कुछ खाया था, नहीं खाया था। तो सर ये किसकी ड्यूटी है? एक अच्छे लीडर की ड्यूटी है ना सर। तो प्रिंसिपल क्या डिक्टेटर है, हिटलर है, या एक लीडर है? लीडर ही होना चाहिए। लीडर ही होना चाहिए ना सर, लीडर ही काम करेगा सर। तो डिक्टेटर क्यों बन गए आज? ह्यूमिलेशन कौन करेगा? तो अगर उसने एट अ स्ट्रेच काम किया है, लेट्स से एनुअल डे की तैयारी में 5 दिन, तो छुट्टी ले सकता है 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन। सर अगर कहते तो यही है ना उसमें कि अगर टीचर ने ज़्यादा काम कर दिया तो उसको एक छुट्टी भी देनी चाहिए स्कूल को। इवन उसको ही बोलना चाहिए ऐसे काम करो, कितने लोग इसमें थे एनुअल डे में? 10 लोग थे, एक काम करो 10 लोगों को एक छोटा सा पैकेज दो, ये 3 दिन घूम के आएंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर करता है ना सर। अगर हम एमएनसी से काम किया है तो वो क्या करते हैं, उनकी हेल्थ को सही रहने के लिए कभी ट्रिप करा देते हैं, कभी कुछ करा दे, कभी कुछ भी फंक्शन पार्टी कराते हैं। पर ऐसा स्कूलों में नहीं होता। स्कूल में फिर वो कहते हैं अरे तुम्हें गंदी आदत पड़ जाएगी, टीचर हो तुम्हें किसी की जरूरत है, तुम तो बने हो मजदूरी करने के लिए। सर मजदूरी वर्ड जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, वो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि मजदूर नहीं है, वो टीचर है, वो एजुकेटर है। अगर आप लोग मैनेजमेंट उनकी इज्जत नहीं करेगी। हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है टीचर का, सबसे हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है इस दुनिया का सर। चाहे कोई भी इंसान हो, वो अपने टीचर के आगे जब आएगा, किसी भी पोस्ट पे हो, वो सबसे पहले खड़ा हो जाता है कि सर आए हैं मेरे, या मैम आई है। सर वो तो फिर भी पढ़ा लिखा आदमी जो खड़ा हो जाता है। सर बड़े बड़े गुंडों ने, बड़े बड़े गैंगस्टर्स ने आत्मसमर्पण किया अपने टीचर्स के कहने पे। ये रिकॉर्ड है सर पीछे। एक बार टीचर ने बोला, इसीलिए तो मैंने कहा सबसे हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है ये। बिल्कुल सर। और जो आप बता रहे हैं वो उसका विपरीत बता रहे हैं। उल्टा है सर। रिस्पेक्ट सर, रिस्पेक्ट तो है ही नहीं, रिस्पेक्ट नहीं है। और वो जब टीचर की वो रिस्पेक्ट नहीं होती तो वो बच्चे में कैसे आएगी सर? तो बच्चा कैसे रिस्पेक्ट देगा? लेकिन उसका उल्टा देखा जाए तो स्कूल की फीस और स्कूल के नॉर्म्स और स्कूल का ये और वो सब बढ़े जा रहा है, और बच्चे पे प्रेशर ज्यादा, पेरेंट्स पे उससे ज्यादा। सर पेरेंट्स ना बेचारा पिस रहा है। पेरेंट्स की गलती मैं बहुत कम समझता हूँ। पेरेंट्स की सिर्फ यहाँ गलती सिर्फ यहाँ पे ही है कि पेरेंट जो है ना वो ओवर पोजेसिव हो गया अपने बच्चे के लिए। उसको ये लगने लगा कि सब कुछ मेरे बच्चे को मिल जाए और उसे मेहनत ना करनी पड़े। वो अपने बच्चों को मेहनत नहीं करने देना चाहता, और मैं कहता हूँ कि वो पेरेंट गलत कर रहा है। अपने बच्चे को तपने दो, मेहनत करने दो, उससे थोड़ा क्राइसिस भी झेलने दो। क्राइसिस हर जगह गलत नहीं होते, क्राइसिस सिखाते हैं, वो नॉलेज देते हैं। मैच्योरिटी नहीं आएगी, मैच्योरिटी नहीं आएगी सर, वो नॉलेज देते हैं। अभी आपने बात की थी कि एजुकेशन और नॉलेज में फर्क, बहुत फर्क सर नॉलेज के लिए तपना पड़ेगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आकार देने के लिए पीटा ना गया हो, मोड़ा ना गया हो, तोड़ा ना गया हो। आकार होगा नहीं तो सर लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी वो। लाइन तो सर बहुत ईजी है ना बनानी।
लाइन के पार निकलना है तो आपको एक ग्राफ बनाना ही पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, उसको काटना ही पड़ेगा, काटने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सही बात है। एक पेरेंट का क्या रोल होता है स्कूल में? वो टीचर से इंटरेक्शन करता है, प्रिंसिपल से इंटरेक्शन करता है, तो एक पेरेंट का आप क्या रोल मानते हैं कि एक टीचर से क्या इंटरेक्शन का रोल होता है? सर पेरेंट, एक पीटीएम होती है ना सर, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। पेरेंट्स जब आते हैं, बात करते हैं, पहली बात तो शायद उन्हें बहुत सारे क्वेश्चंस पता ही नहीं होते टीचर से क्या करने हैं। टीचर से अपने बच्चे के लिए पूछना क्या है, वो बोलते हैं सिंपल एक क्वेश्चन होता है कॉमन आदमी का, मेरा बच्चा कैसा कर रहा है। हाँ यही पूछते हैं सब, हम भी यही पूछते हैं। अभी बताएं सर, आपने पूछा मेरा बच्चा कैसा कर रहा है, टीचर कहती है बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है सर, आप ये देखिए, ही इज अमेजिंग, शी इज अमेजिंग, ही इज डूइंग वेरी वेल, बोलना ही पड़ेगा उसे। इसीलिए मैं पीटीएम में नहीं जाता सर, मुझे पीटीएम की वर्थ ही नहीं लगती। आप अपने टीचर का प्रोग्रेस रिपोर्ट, अपने बच्चे का कितना बार प्रोग्रेस रिपोर्ट उठा के देते हैं, आपसे मार्क्स के टाइम पे देखते हैं उसका रिपोर्ट कार्ड, लेकिन आप उसकी बुक्स नहीं चेक करते। पेरेंट की ड्यूटी बनती है कभी कभी अपने बच्चे की बुक उठाने की, देखने की, क्यों कर क्या रहा है उसके अंदर, एक्चुअली सारी झलक उसी के अंदर है, ठीक है ना। उसके जो बिहेवियर कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो बिहेवियर है उसका घर के अंदर, उससे पता लग जाता है कि बच्चा सीख क्या रहा है। जब माता पिता अपने काम से आते हैं, बच्चा सोफे पे बैठा है, टीवी देख रहा है, टीवी देखता है सर, उठता नहीं है अपने माँ बाप के लिए, पानी पिला सकता है ना सर वो, तो पेरेंट जाके ये क्यों नहीं कहते सर इसकी, सर मैडम इसकी मॉरल वैल्यूज तो डेवलप नहीं हो रही यहाँ पे, ये पानी भी नहीं पिलाता हमें। कभी बोलते हो आप जाके? नहीं बोलते सर, लेकिन आप बोलते हो कर क्या रहा है मेरा बच्चा, कैसा चल रहा है। आपने कभी अपने बच्चे की कमी नहीं इकट्ठी करी वहाँ पे कि सर ये तो मेरा बच्चा पानी तक नहीं पिलाता। मैं एक बार बोलती हूँ, 15 बार बोलती हूँ, एक बार सुनता है, हूँ करता है, हाँ जी भी नहीं बोलता, हूँ ही तो करते हैं बच्चे, क्या कर रहे हो हूँ। सर आप सोचे तो, आप अपने अंदर लेके देखिए इस बात को, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा इसके लिए। तो पेरेंट्स को क्या हमारा समझ में नहीं आ रहा कि इसकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं हो रही, आप लोग ज्यादा काम कर रहे हो। अपब्रिंगिंग में मैक्सिमम रोल स्कूल का होता है, क्योंकि बच्चा वहाँ रहता है और बच्चों से इंटरेक्ट करता है, टीचर की गाइडेंस में रहता है, प्रिंसिपल की गाइडेंस में रहता है, एक डिसिप्लिन में रहता है। अगर वो वहीं नहीं सीख पा रहा तो घर में उसे इम्प्लीमेंट कैसे करेगा? हाँ सर, मैं वही कह रहा हूँ ना कि स्कूल खुले थे होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, मॉरल वैल्यूज को ऊपर लाने के लिए। जो सबसे पहले करिकुलम जो आप पढ़ते हो स्कूल के अंदर, एक प्रोस्पेक्ट कहते हैं ना सर, जो उसका पढ़ते हो उसमें लिखा होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट, बड़े बड़े वर्डों में लिखा होता है नीचे, वी आर एक्वायरिंग दिस 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 दिस, है ना, एम्पावर दिस। तो लेकिन वो सर उसमें काम करना बहुत ज़रूरी है, कहने से नहीं होता कि बच्चे को क्या सिखाना है, उसके विशेस कैसे होने चाहिए, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, उसका वॉक इन द गैलरी कैसा होना चाहिए, उसका सिटिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, उसका ईटिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना, कितना पानी पीना है, उसकी बॉडी कैसे फिजिकल चेंजेस में आती हैं, उसके मेंस्ट्रुएशन टाइम कब आते हैं, उसको फर्स्ट एड किट कैसी चाहिए, उसकी इंजरी हो जाए तो उसको कैसे हील करना है, उसको कुछ क्या पता है स्कूल के अंदर। स्कूल की ड्यूटी है, चैप्टर्स होने चाहिए, प्रॉपर सेशन होने चाहिए, आपके पास स्पेशल काउंसलर है, प्रैक्टिकल सेशंस होने चाहिए सर, काउंसलर्स हैं आपके पास, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, डॉक्टर नर्सेज हैं। अब तो हर स्कूल में डॉक्टर्स वाला भी होता है कि भैया आपका मेडिकल रूम होता है कि जी मेडिकल रूम है, आप जाइए वहाँ पे क्या होता है सर, पैरासीटामोल की गोली, एक बर्फ, एक बैंडेड और हाजमोला की गोली और डाइजिन, सर ये चीज़ें होती हैं। आप इंजेक्शन तक नहीं लगा सकते बच्चे को, तो क्या वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है क्या उसके अंदर? क्या कहीं लैक है कि वहाँ एक डॉक्टर नहीं अपॉइंट हो रहा, 4 घंटे के लिए डॉक्टर नहीं आया कर पा रहे? MBBS क्यों नहीं कर सकते आप हायर? स्कूल को कमी है? एक नर्स ही क्यों बैठी है मैक्स से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक नर्स बैठी है, नर्स कहती है जी बुखार है, पैरासीटामोल दे दी। पैरासीटामोल के लिए पहले मैं आपको फ़ोन किया, सर आपके बच्चे को बुखार है क्या, हम पैरासीटामोल दे दें? हाँ बिल्कुल सही बात है ये, 100%। सर बच्चे को बुखार है क्या, हम पैरासीटामोल दे दें? पेरेंट बोला नहीं देनी, मैं लेने आ रहा हूँ। फिर वो जाएगा मैक्स लेके, उसे 50,000 की दवाइयाँ दिलाएगा, उसे 4 इंजेक्शन लगवाएगा, वो सेम चीज़ लेके घर आ जाएगा, लेकिन स्कूल का नहीं करने देगा। क्यों? वहाँ पे क्वेश्चन गलत है, क्या पैरासीटामोल दे दें? क्वेश्चन ये होना चाहिए क्या कोई इसे एलर्जी तो नहीं है किसी गोली से, हम इसको पैरासीटामोल दे रहे हैं, इससे हल्का बुखार है और शी विल बी रिकवर विद इन 2.5 आवर्स। तो हम इसको भेजना नहीं चाहते, ये हमें ओवरऑल बहुत ठीक लग रही है, तो हम इसको 1 घंटा रेस्ट करा के देखते हैं, अगर ठीक लगी तो ठीक है, वरना विल कॉल यू। लेकिन बच्चे को इतना डर जाते हैं स्कूल वाले कि उसको कुछ होना जाए,
क्या हो जाता है मैं एक चीज़ और पूछूंगा, जैसे कोई स्कूल में बच्चों को कहीं पिकनिक ले जाए या कोई आउटडोर एक्टिविटी ले जा रहे हैं या कहीं ले जा रहे हैं, वहाँ पर एक फॉर्म होता है जो पेरेंट्स से कंसेंट फॉर्म साइन कराया जाता है। किस चीज़ के लिए सर? उसमें लिखा होता है कि कल को बच्चे को कुछ हो गया तो पेरेंट की जिम्मेदारी, वो अपनी जिम्मेदारी पे भेज रहा है। ले तो स्कूल जा रहा है, ऑर्गेनाइज तो स्कूल ने किया है, जा बच्चा रहा है, तो पेरेंट की क्या जिम्मेदारी हो गई? नहीं कैसे कंसेंट फॉर्म होता है सर, एक बार दोबारा बताएं। जैसे फॉर एग्जांपल हम पूरा स्कूल में लेट से 6th के बच्चे या 7th के बच्चे ट्रिप पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ट्रिप पे जा रहे हैं, वो बच्चे एक फॉर्म लेके आते हैं। जैसे मेरी बेटी एक फॉर्म लेके आई कि पापा कल मैंने स्कूल से पिकनिक पे जाना है। उस कंसेंट फॉर्म में लिखा होता है कि आपके बच्चे को कल हम स्कूल से पिकनिक लेके जा रहे हैं, लेकिन इसकी जो जिम्मेवारी है वो पेरेंट की है, स्कूल की नहीं है। ऑर्गेनाइज स्कूल ने किया, लेके स्कूल जा रहा है, जा बच्चा रहा है, टीचर साथ में है, लेकिन पेरेंट की कैसे जिम्मेदारी हो गई? एक्चुअली क्या है सर, मैं ऐसे ट्रिप पे कभी लेके नहीं गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे हल्की सी कम नॉलेज है इस चीज़ को लेके। लेकिन अगर कंसर्न फॉर्म में ये आ रहा है कि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ पेरेंट की जिम्मेदारी है, तो ये बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि अगर आप स्कूल एक ले जा रहे हो तो जिम्मेदारी स्कूल की बनती है, पूरी बनती है। क्योंकि अगर जिम्मेदारी पेरेंट की है तो पेरेंट तो कह रहा है मैं अपने यहाँ घुमा लूंगा जी, मैं आपको पैसे किस लिए दे रहा हूँ, मैं अपने बच्चा भी दे रहा हूँ, पैसे भी दे रहा हूँ। भाई स्कूल पैसे भी तो चार्ज कर रहा है, वो करता ही है ना जी, पैसे भी चार्ज कर रहा है, बच्चों को लेके भी जा रहा है, तो जिम्मेदारी बच्चे की स्कूल की ही होती है। मैं एक्चुअली इस चीज़ के लिए ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं कभी ट्रिप पे लेके नहीं गया। हाँ, लेकिन एक कंसर्न फॉर्म टीचर्स के लिए भी साइन होता है, ये आपको शायद नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। जो स्पोर्ट्स टीचर्स होते हैं, जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जो भी बच्चे के किसी चीज़ के लिए काम करते हैं, उनसे ना एक साइन कराए जाते हैं। एक कंसर्न फॉर्म होता है जिसके अंदर लिखा आता है स्कूल के ड्यूरिंग में एक बच्चे को लग गई, चोट हो गया, कोई डैमेज हो गया, बाई चांस कुछ भी अकर हो गया इसको, तो वो जिम्मेदारी है स्पोर्ट्समैन की, टीचर की, स्पोर्ट्स कोच की। आप साइन करो। टीचर मना करता है, नहीं मैं नहीं करूँगा, टर्मिनेशन बनाओ उसका। ये तो आपको करके देना पड़ेगा। 4 उनके चमचे होते हैं जो मैंने आपको जैसे बताया है, वो साइन करते हैं सबसे पहले, क्योंकि उनको पता है हमारा तो कुछ होना ही नहीं, साइन कर दिए जाते हैं जी। आप मुझे सिर्फ इतना सी समझने की कोशिश करना चाहता हूँ कि 90 बाय 45 का ग्राउंड, जो फुटबॉल का कोर्ट होता है, 90 मीटर 45 मीटर का ग्राउंड, कोच इस कोने पे खड़ा है पोल के फुटबॉल गोल पे, है ना, और 50-60 बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। उसी ग्राउंड में क्या चल रहा है, फुटबॉल भी चल रहा है, उसी ग्राउंड में क्रिकेट का एक स्पोर्ट्स भी चल रहा है, उसी ग्राउंड में बास्केटबॉल भी चल रहा है, उसी ग्राउंड में एक वॉलीबॉल भी चल रहा है, उसी ग्राउंड में खो खो भी चल रहा है। तो ओवरऑल 200-250 बच्चा एक ग्राउंड में खेल रहा है। आप समझना इस बात को, 200-250 बच्चा खेल रहा है। उसके ऊपर टीचर कितने, हर क्लास में अगर आप 5 स्पोर्ट्स कह रहे हो तो 5 टीचर हो गए, 250 बच्चों पे 5 टीचर खेल रहे हैं। ठीक है जी, एक बच्चे ने वहां से किक मारी, उसका लिगामेंट टूट गया। भाई टीचर कैसे सुपरमैन की तरह उड़ता हुआ जाए, उसके पैर को बचा ले फुटबॉल लगने से पहले। फुटबॉल तो किक लग गई, टूट गया उसका पैर, पेनल्टी लग गई टीचर की, कैसे टूट गया? आप सोच के देखो, उस टीचर को मरना ही है। वो खिलाएगा ग्राउंड में तो भी मरेगा, नहीं खिलाएगा तो भी मरेगा। कि आपने टीम जनरेट क्यों नहीं की? स्कूल के अंदर टीम्स बनाना इतना आसान बात नहीं है सर, जैसा हमें लगता है। आपकी बात से तो ये लग रहा है कि टीचर की जॉब नहीं करनी चाहिए अब दोबारा। सर मेरी बात से तो ये लग रहा है कि आने वाले समय में टीचर ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि टीचर कहेंगे हम अपना काम खोल लेंगे, वो स्किल्स पे काम करेंगे अपने, वो नेशनल डेवलपमेंट स्किल पे फॉर्म भरेंगे अपना, कोई अच्छा स्किल सीखेंगे। हो सकता है वो ढाबा खोल लें, हो सकता है वो अपना रोटियां बनाना सीख लें, हो सकता है वो सब्जी बनाना सीख लें, क्योंकि ऑनलाइन जोमेटो उससे अच्छा काम कर लेगी सर। कुछ भी बना लो घर के अंदर आप, वो बिक जाएगा। इंडियन पेरेंट जो है वो होम स्कूलिंग क्यों नहीं ऑप्ट करता अगर इतनी सारी इश्यूज? सर होम स्कूलिंग के ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। जैसे कि कोविड के टाइम पे मैक्सिमम होम स्कूलिंग हुई, बच्चों को ना डिजीज़ बहुत हो गए, ऑनलाइन से उनकी आंखें ख़राब हुई, कई लोगों को सर्वाइकल भी हुआ, कई लोग बहुत बीमारी का शिकार हुए। बच्चों का ना एक कम्युनिकेशन बॉन्ड ही टूट गया, इमोशनल टच ही टूट गया, है ना, कनेक्टिविटी खत्म। लेकिन जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं या कुछ और को करिकुलर एक्टिविटीज में जाना चाहते हैं, आई थिंक उनको होम स्कूलिंग ऑप्ट करनी चाहिए सर। वो ना जो उन्हें हेल्प करती है।
हाँ सर, हेल्प करती क्योंकि है। उनको वो पढ़ भी पाएंगे ठीक से, और वो अपना जो जिस चीज़ में वो अपनी लाइफ परस्यू करना चाहते हैं या खेलना चाहते हैं और कुछ करना सर चाहते उसमें ना होम स्किलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें क्या है, स्कूल को सपोर्ट करना चाहिए कि उनको एक ना रिमेडियल क्लासेस दी जाएं। करते भी होंगे स्कूल। स्कूल करते हैं सर, स्कूल करते हैं। जो अच्छे स्कूल्स हैं, जिनका एक विजन है अच्छा, जो जिनके अच्छे लीडर्स हैं, मैंने बोला ना हर जगह अच्छे लीडर्स नहीं, जिसके अच्छे लीडर्स हैं वो अपने स्पोर्ट्समैन को देते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, मेरी स्टूडेंट बड़े अच्छे रेनाउंड स्कूल में, मैंने एक नॉर्मल स्कूल से निकाल के उसे एक बड़े अच्छे स्कूल में डाला स्पोर्ट्स कोटे के अंदर। उसने अभी नेशनल लेवल को रिप्रेजेंट किया और उसको स्कूल प्रोवाइड कर रहा है 50% की स्कॉलरशिप। और इवन उसकी छुट्टियों को भी देखा जाता है, नजरअंदाज किया जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उनका डोमेन है स्पोर्ट्स खेलना। तो जब उनकी क्लासेस छूटती हैं तो वो उनको अलग से क्लासेस भी देते हैं, टीचर्स उन पर मेहनत करते हैं अलग से, उनको वो प्रिविलेज मिलता है। तो लेकिन हर स्कूल नहीं देता। तो इसलिए क्या है कि अगर इस तरीके के स्कूल्स आगे आ जाएं कि हम स्पोर्ट्स कोटे वाले बच्चों को ऑप्ट करेंगे, तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूल के स्टूडेंट्स जो जनरल स्कूलों में पढ़ रहे हैं लेकिन अकेडमीज में बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स अकेडमी में अच्छा कर रहे हैं, वो एडमिशन लेंगे स्कूलों के अंदर, अच्छे स्कॉलरशिप पे लेंगे, उनको चीज़ें मिलेंगी, उनकी फीस माफ़ होगी, आधी फीस मिलेगी, रिसोर्सेज मिलेंगे, स्कूल उनकी अटेंडेंस मार्क करेगा, उनको अलग से क्लासेस देगा, तो उस बच्चे का तो प्रमोशन होना ही होना है। उसके लिए होम स्कूलिंग की सर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। होम स्कूलिंग मुझे लगता है कि माता पिता दोनों वर्किंग है 90% आज की डेट में। होम स्कूलिंग का मतलब है बच्चा अकेला घर में, अकेली बुद्धि शैतान की। ठीक बात। वो कुछ भी कर सकता है, वो यूट्यूब पे कुछ भी कर सकता है कंटेंट। और आज सर आज की चीज़ों में ना इतना ईजी है किसी भी इसको पकड़ना कि पता ही नहीं बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। एक्चुअली वो किसी सुपरविजन में तो है, स्कूल के अंदर टीचर के सामने तो है। एक चीज़ मैं यहाँ पूछूंगा, क्या स्कूलों में, कुछ स्कूलों में या सभी स्कूलों में गुरुकुल की अप्रोच अपनाई जाती है या सिर्फ मॉडर्न डे एजुकेशन ही रह गया? सर गुरुकुल की अप्रोच बहुत कम हो गई है। गुरुकुल की कोच को ही नया वर्ड दे दिया गया था, होलिस्टिक, है ना। गुरुकुल पहले होते थे जहाँ पे नंगे पैर बच्चे रहते थे, उनको खेती करना भी सिखाया जाता था, है ना, उनको ज़मीन से जोड़ कर रखा जाता था कि भाई तुम ये बनाओगे। उनको बचपन में कुकिंग सिखा दी जाती थी, शिष्टाचार सिखाते थे, है ना, सब कुछ सिखाते थे। लेकिन जैसे मॉडर्न सोसाइटी जैसे आ रही है, बच्चों को आउटकम या अपकम आने के लिए, ऊपर आने के लिए ये चीज़ें मॉडर्न सोसाइटी में ज़रूरी हैं। तो अगर कॉम्बिनेशन हो जाए इनका, गुरुकुल प्लस मॉडर्न सोसाइटी, तो बड़ा मज़ा आ जाए कि हम साल के अंदर एक प्रोजेक्ट लगाएंगे जिसके अंदर हम 10 दिन बच्चों को रखेंगे स्कूल कैंपेनिंग में, इन्हीं को सबको सिखाएंगे, ये लाइफस्टाइल है, अब आप अपने आप चलाओगे, सर्वाइव करोगे इसके अंदर। तो हो सकता है ये चीज़ें कल्चर में डेवलप हो जाए। मतलब मेरे हिसाब से हो सकता है ऐसा कि पूरे साल में ऐसे 10-10 दिन बहुत सारे मिल सकते हैं जिसमें बच्चों को बहुत चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे अलग से को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में डाल देते हैं, है ना। बेसिक मैं कहता हूँ बच्चों को पढ़ाने का स्टाइल भी है कि बच्चों को बोल दिया जाए आप क्वेश्चन बनाइए, एक काम कीजिए, आपको मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है, अब इसको डिलीवर कीजिए। बच्चे डिलीवर कर रहे हैं चैप्टर्स को, टीचर बैठा है सामने बेंच पे, टीचर बैठ के तो देखे बेंच पे, क्या मज़ा आता है। इसको सर पीयर ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। टीचर क्या, टीचर से टीचर सीखना भी नहीं चाहता, यहाँ कहीं लैक है कुछ चीज़ों में। टीचर ना टीचर से, क्योंकि ईगो बड़ी हर्ट होती है आजकल, सीखना नहीं चाहता कोई कुछ। अगर मुझे आपसे कुछ सीखने को मिल रहा है और उससे मेरी अपग्रेडेशन हो सकती है तो मुझे क्या दिक्कत है। सही बात है भाई, लर्निंग तो एंडलेस है ना। तो लेकिन टीचर सीखना ही नहीं चाहता, भाई तू मुझे इंग्लिश सिखाएगा। भाई हो सकता है कि वो जो लेसन डिलीवर करता है उसका स्टाइल ही अलग हो, बच्चों को जल्दी समझ में आता हो। अभी हमने ना थोड़े दिन पहले एक पॉडकास्ट किया था, प्रवीण जी आए थे यहाँ पे, पैरा ओलंपियन है वो। कह रहे जब मैं प्राइम मिनिस्टर जी से मिलने गया तो प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा मुझे तुमसे सीखना है, मुझे तुम्हें कोई लेक्चर नहीं देना। तो उन्होंने ये बात हमारे पॉडकास्ट में बोली, तो मैं उनसे ये कह रहा था कि आप सच बोल रहे हैं। तो सोचिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, आई थिंक सबसे बड़ी पोस्ट है वो, जब वो इस लेवल पे आके उनसे सीखना चाह रहे हैं तो एक टीचर को एक टीचर से तो सीखना ही चाहिए। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी जब उनकी मन की बात सुनता हूँ या पीएम की बात सुनता हूँ तो मुझे भी समझ में आता है कि वो बहुत विजनरी हैं। क्योंकि ऐसे ही उन्होंने दीक्षा प्लेटफॉर्म बनाया, परीक्षा एक है परीक्षा प्लेटफॉर्म बनाया, हमने उसके कोर्सेज भी किए, सेशंस भी होते थे, ट्रेनिंग सेशन भी होते थे। क्योंकि अब क्या है, मुझे लगता है कि स्कूलों के अंदर बहुत आईबी स्कूल्स या इंटरनेशनल स्कूल्स में हैं जहाँ पे स्कूलों को, टीचर्स को एक ट्रेनिंग सेशंस के लिए भेजा जाता है, अपग्रेडेशन के लिए। लेकिन मुझे लगता है प्राइवेट स्कूल्स में कई ऐसे स्कूल हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है टीचर ट्रेनिंग कर भी रहे नहीं कर रहे हैं। सर एक सवाल मेरा आपसे है कि जैसे टीचर जो रिक्रूट होते हैं वो सीधा स्कूल ही करता है या कोई थर्ड पार्टी या कॉन्ट्रैक्ट पे भी होते हैं? नहीं सर, इसमें कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स भी होते हैं,
जो एक थर्ड पार्टी होती है, रिक्रूटमेंट होती है, हाँ, जिसमें एक कंपनी आती है, कंपनी अपने स्पोर्ट्स को बताती है कि हम ये स्पोर्ट्स आपको दे देंगे, तो वहाँ उनकी नेगोशिएशंस होती हैं कुछ, और वो अपने टीचर्स देती है, पर उसमें थोड़ा सा नेगेटिव ये रहता है कि उन टीचर्स की क्वालिफिकेशन कुछ नहीं होती, तो वो चीज़ डिलीवर नहीं करते। उनका काम होता है सिर्फ आना और वो क्लास डिलीवर करना, तो उसमें कोई स्किल नहीं होता। उनका कोचेस होते हैं अच्छे, पर वो इतने क्वालिफाइड नहीं होते कि वो उनको असेस कर सकें, है ना, बच्चे को इंडिविजुअली असेस कर सकें, उनको फाइन कर सकें कि भैया ये अच्छे हैं, इनकी रिपोर्ट फाइनल कर सकें। उनका काम है सिखाना। जो परमानेंट टीचर्स होते हैं वो एक्चुअली उनका पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, जिसकी वजह से एक रिपोर्ट जाती है पेरेंट्स तक कि भैया ये बच्चा तुम्हारा एक्सीडिंग पे है, ये बच्चा नीचे है, ऊपर है, कितना है, सब कुछ बताया जाता है, लेकिन वो लोग नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने क्वालिफाइड ही नहीं होते। और सर एक टीचर का जो है, मतलब जैसे टीचर रिक्रूट हुआ तो वो फर्स्ट डे से ही ऑन द रोल्स होता है या प्रोबेशन पीरियड भी होता है? नहीं सर, कोई भी नौकरी पहले प्रोबेशन पीरियड भी होती है। सबके अपने टर्म्स हैं। कॉर्पोरेट में 3 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, स्कूल में 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, वो उसके लेटर पे लिखा होता है 1 साल का होता है। इट विल बी एक्सटेंड, 1 साल का प्रोबेशन, 1 साल का प्रोबेशन, और वो इट विल एक्सटेंड। अगर उनकी सर्विसेज सही नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो 2 साल तक एक्सीड हो सकता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा जो चीज़ें हैं कि स्कूल इन्फॉर्म नहीं करता कि आपका प्रोबेशन एक्सटेंड हो गया, और या तो वर्बली कर देता है कि आप अभी कंफर्म नहीं कर पाएंगे, आपको 1 साल और का प्रोबेशन आपको सर्व करना पड़ेगा। उसके लिए वो लेटर देता है उसको 3 महीने बाद, मतलब 1 साल प्रोबेशन करने के बाद फिर 3 महीने बाद लेटर देता है। अगर उसका 31 मई को प्रोबेशन खत्म हो गया फिर उसे जनवरी में मिलेगा, 1 जून को बोल दिया कि आपका प्रोबेशन 1 साल और एक्सटेंड हो गया, लेकिन लेटर मिलेगा सितंबर में मिलेगा, फिर उसी डेट में मिल जाएगा। हो सकता है उससे पीछे डेट से मिले, लेकिन अब उसको ना वर्बल बोलता जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ये होता है कि अगर आपका प्रोबेशन एक्सटेंड हो रहा है बिफोर एक्सपायरी ऑफ द प्रोबेशन, आपको उसको लेटर देना होगा, एक क्लियर करना होगा मैसेज में कि इस वजह से अभी आपको और एक्सटेंड कर रहे हैं, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली नॉर्म्स के हिसाब से कंफर्म टीचर माना जाएगा। सर अब हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपसे बस एक लास्ट सवाल या आप कह लीजिए एक मैसेज चाहूँगा कि आप जो मैनेजमेंट को, स्कूल को, पेरेंट्स को, और जो हो सकता है कुछ बच्चे भी इस पॉडकास्ट को देखें, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप सबको कि जिससे कि जो ये इतना सारा आपने चीज़ें बताई मैनेजमेंट को लेके, प्रिंसिपल को लेके, स्कूल को लेके, पेरेंट को लेके, टीचर को लेके, वो एक जो सिंक्रोनाइजेशन है वो ठीक हो पाए और बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा हो पाए? सर इसके लिए मैं एक बहुत छोटी सी बात है कि लेट्स वर्क टुगेदर, पेरेंट, टीचर्स एंड मैनेजमेंट। सब अलग अलग काम कर रहे हैं आज सब अलग अलग अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं। पेरेंट्स अपना अस्तित्व जमाने में लगा हुआ है, टीचर अपना को बचाने में लगा हुआ है, मैनेजमेंट अपनी धाक जमाने में लगी हुई है। तो लेट्स वर्क टुगेदर। पेरेंट टीचर की रिस्पेक्ट करे, वो उसको समझे, मैनेजमेंट टीचर को रिवार्ड करे, अप्रिशिएट करे, उसको टीचर की वैल्यू दे, है ना, उसको समझे कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको इतना अप्रिशिएट करे कि उसको दुखी ना होना पड़े, वो उस मन से काम करे। मैनेजमेंट खुद मिले उससे, मैनेजमेंट मिलती नहीं है, मैनेजमेंट मिले, प्रिंसिपल मिलती है ना। मैनेजमेंट को हर महीने एक बार ओवरऑल एमपी थिएटर में, एमपीएच हॉल में मिलना चाहिए सारे टीचर्स को, और ओपनली डिस्कशन करना चाहिए, भाई क्या प्रॉब्लम है। आप एक काम कीजिए, बॉक्स रखा हुआ है, किसी का नाम नहीं है, आप अपनी जनरल प्रॉब्लम लिख कर डाल दीजिए इसमें, जो वो सॉर्ट कर सकती है करें। उससे टीचर को अपनी सैलरी को नेगोशिएट ही ना करना पड़े। अगर वो कहता है कि मैं डिजर्व करता हूँ 70,000 रुपये, आप देखिए उसकी क्वालिफिकेशन है, उसको 70,000 रुपये दीजिए। आप उससे क्यों नेगोशिएट कर रहे हो? वो दुकानदार थोड़ा ना है, वो एक एजुकेटर है, वो आपके बच्चे को भविष्य, आपके स्कूल को ग्रो कर रहा है, आपके बच्चे को भविष्य दे रहा है, क्यों नेगोशिएट करना है उससे? तो मैनेजमेंट का काम है एक विजन क्रिएट करना, अपने स्कूल को ग्रो करना, अच्छे टीचर्स को अपॉइंट करना, कॉन्ट्रैक्ट पे ना जाना, क्वालिफाइड टीचर्स जो काम करना जानते हो, सिर्फ डिग्री होल्डर्स ना हो, काम करना जानते हो, क्योंकि डेमो क्लासेस होती हैं आज की डेट में, डेमो में समझ में आता है। और 1 साल का प्रोबेशन, मुझे ये भी लगता है कि 1 साल एक टीचर के लिए बहुत बड़ा होता है। प्लीज उसको एक्सटेंड ना करें प्रोबेशन को, उसको 1 साल में कंफर्म करें, अगर सब ठीक है तो। और उससे भी पहले अगर आपको लगता है 3 महीने में आपको लगता है कि अच्छा है, 3 महीने में कंफर्म करिए ना, क्योंकि सैलरी का गैप आता है। आप प्रोबेशन में एक सैलरी टीचर को दे रहे हो 30,000, लेकिन जैसे वो कन्वर्ट होगा वो 45-50,000 के ऊपर चला जाएगा। उस 50,000, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये बचाने के चक्कर में आप उसको 3-3, 4-4 साल एक्सीड करते जा रहे हो। ठीक है सर, ये बड़ी दिक्कत है। और आप और क्या कर रहे हो, जब वो कंफर्म होने वाला है या टीचर ने ज्वाइन किया है, आप उसकी 30 से 40% सैलरी काट भी रहे हो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर। तो ये सब सिंक्रोनाइज हो जाए। और एक और चीज़ है सर, टीचर्स को ह्यूमिलेट करना बंद करें।
रूम में बुला के सैंडविच बनाना बंद करें, उनको गालियां देना बंद करें। टीचर की अगर आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो टीचर कुछ नहीं करेगा। एक दिन आके वो प्रेशर में आके, आज स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं, अगले कल आने वाले समय टीचर भी सुसाइड करेंगे और स्कूल का नाम लिख के जाएंगे। फिर स्कूल क्या करेगा? स्कूल को बर्बाद होना है आबाद होना है वो उनके हाथ में। ठीक है ना। एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर, कि प्रिंसिपल ने, स्कूल प्रिंसिपल ने या मैनेजमेंट ने एक टीचर को इतना ह्यूमिलेट कर दिया कोविड के आसपास कि जब उसे नौकरी से निकाला गया, उसको अपना घर चलाने के लिए पराठों की दुकान लगानी पड़ी एक रेडी पे, और वो था हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। आप सोच के देखिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो जो टीचर जो उसके साथ उसके अंडर में काम करते थे वो उसको देख रहे हैं पराठे बेचते हुए। आप सोच सकते हैं इस बात को, मानसिक तौर पे कितना प्रेशर हुआ होगा उसको अपनी फैमिली को चलाने के लिए। वो आलू के और गोभी के पराठे बना रहा है, जिसने मास्टर्स करी हुई है, जो पढ़ाता था बच्चों को कुछ समय पहले, और जो बच्चे जाते होंगे स्कूल से निकल के वहां सामने देखते होंगे, कहते होगा देख क्या कर रहा है ये। तो सर आप सोचिए कि क्या क्या ऐसे, हाँ सर, क्या सिचुएशन हो रहा है। टीचर क्या हो रहे हैं, कहाँ बर्बाद हो रहे हैं। कोई टीचर क्यों बनना चाहेगा? कोई बच्चा कहना चाहेगा मैं टीचर बनूंगा, जब वो अपने टीचर को पराठे बनाते हुए देखेगा अपने घर चलाने के लिए, कहेगा भाई अपने बच्चे नहीं पाल पा रहे, हम टीचर ही क्यों बनेंगे? ठीक बात है। तो सर वो चोरी करना ज़्यादा पसंद करेगा अकॉर्डिंग टू टीचर बनने के। तो हम अपने भविष्य को, अगर स्कूल के भविष्य को अच्छा करना चाहते हैं तो ह्यूमिलेशन बंद करें, बच्चों को प्यार दें, उनको खेलने दें, उनको जीवन को जीने दें, और उनको असाइन करें किसी अच्छे लोगों को कि भैया इनको स्पेसिफिक चीज़ों में लाओ। को करिकुलर में अच्छा तो को करिकुलर में इसका करियर बनाओ, करिकुलम में तो करिकुलर में बनाओ, लेकिन नॉर्म्स को फॉलो करो। इंपॉर्टेंट है नॉर्म्स को फॉलो करो, टीचर को बेवकूफ़ मत समझो। ठीक है ना। बस इतना ही है सर कि सब लोग मिलकर काम करेंगे तो मे बी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, देश का भी विकास होगा, स्कूल का 100% सर। दुनिया कह रही है कि बच्चे हमारा फ्यूचर है, टीचर का भी विकास, बच्चे हमारे फ्यूचर हैं, पर फ्यूचर को तो आप दबा रहे हो। ठीक बात है। थैंक यू सर, आप हमारे शो पे आए और आपने आज स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स से और टीचर से रिलेटेड इतनी बातचीत करी। तो आरजी सर मैं आपका थैंक यू करूँगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी काम आप कर रहे हैं और जो भी एकेडमी आप रन कर रहे हैं उससे बच्चों का अच्छा डेवलपमेंट होगा। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द कुछ भी शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।